तो वैसे ही खून का छींटा एक लाइन में जा रहा था, तो उनकी नज़र बॉडी से हट के उधर साइड पड़ी, तो तब वहाँ पे उन्होंने देखा कि नूर का सर पड़ा हुआ था वहाँ पे, बॉडी से अलग नूर का सर था वहाँ पे। और बोला जाता है कि जो भी उस फोटो को देखता था वो कुछ दिनों में या तो मर जाता था या फिर दे वेंट सो कम्प्लीटली साइको। तो पहले वो अपने टाउन में ऐसे लोगों को मारता था जो बहुत ज़्यादा सुंदर दिखते थे, तो वहाँ पे बहुत सुंदर एग्जॉटिक लड़कियाँ रहती, देखता कि कब कौन शिफ्ट से बाहर आ रहा है, उस लड़की को पकड़ के अपने साथ ले जाता और उसको पूरा का पूरा पहले चेहरा काटता था वो और फिर उसे मार देता था। हाँ तो भाई स्वागत है अपनी जनता का नए पॉडकास्ट में। और आज का पॉडकास्ट भाई मैं बता दूँ बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। ये सिर्फ मैं कहने के लिए नहीं कह रहा हूँ, वाकई में बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज जो हमारे गेस्ट हैं ये अपने आप में ही बहुत एक इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी है, बहुत ही मिस्टीरियस पर्सनैलिटी हैं। अगर आपने इनकी वीडियोस देखी तो मैं आपको बता दूं ये मिस्टीरियस कंटेंट लेकर आते हैं, ऐसे रियल लाइफ ट्रू क्राइम केसेस लेकर आते हैं, हॉरर स्टोरीज लेकर आते हैं अपने चैनल पे, जो हम सबको हक्का बक्का कर देती हैं। और बहुत ही ज़्यादा यूनिक इनकी स्टाइल है अपना कंटेंट डिलीवर करने की। तो जितने भी हमारे हॉरर कंटेंट के दीवाने फटाफट से हेडफोन्स लगा लो। अगर आप लोग फैमिली के साथ बैठ के टीवी पे देख रहे हैं तो भाई अपनी वॉल्यूम बढ़ा लो टीवी की, क्योंकि आज की कहानियों में बहुत मज़ा आने वाला है। तो आज जो हमारे गेस्ट हैं श्रृंखल भूषण जी, SR पे इनका यूट्यूब चैनल है। तो भाई स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। थैंक यू सो मच गाइस। भाई आपका इंतजार था बहुत टाइम से यहाँ आई पे। नो भाई, पता है क्या, वैसे एक्चुअली ऑडियंस को ये चीज़ तो नहीं पता होगी, लेकिन फिर भी हम लोग ये चीज़ प्लान करते हैं आई थिंक ऑलमोस्ट 2-3 महीने हो गए। सही हुआ। 2-3 महीने से ये पॉडकास्ट डिले हो रहा कि फाइनली जून का महीना हमारे लिए नकी निकला भाई सच में। बट एनीवेज, जिन लोगों को नहीं पता कि मैं कौन हूँ, हेलो एवरीवन, मेरा नाम श्रृंखल है और मैं ट्रू क्राइम वीडियोस बनाता हूँ। मेरे चैनल का नाम SR पे है, शेमलेस प्लग ओवर है। बट या मैं भी मतलब इन्हीं लोगों के जॉनर में थोड़ा सा, मेरा एक सेकंड चैनल भी है, इसका नाम है SR पे स्टोरीज़, जहाँ पे मैं हॉरर कंटेंट बताता हूँ जो बेसिकली मेरे सब्सक्राइबर्स भेजते हैं मुझे। और कुछ उसमें ऐसे वाले सीन भी है, जैसे मैंने अभी थोड़ा नया एडवेंचर शुरू करा है, तो उसमें मैंने थोड़ा यूनिक कंटेंट बोल सकते हैं, वो भी बनाना शुरू करा है। सो या तो यही जॉनर क्यों चूज करा वैसे आपने भाई, थोड़ा बताओ यार। यार एक्चुअली पहले क्या हुआ था, हमें जॉब वाले बंदे, ठीक है, तो जब मेरे पे टाइम बचता था तो होता था क्या था कि मैं जॉब से वापस आता था 5-6 बजे, वही 9 to 5 वाला होता था हमारा सिस्टम। तो मैं जब घर वापस आता था तो मेरे को बड़ा इंटरेस्ट आता था, जैसे न्यूज़ में मेरे पापा और सुनते रहते थे ना कि ये मर गया, या फिर इसके साथ ये वाला सीन हो गया, या फिर किसी के साथ कुछ एक्सीडेंट हो गया, तो मुझे इंटरेस्ट आता था कि ये हो तो गया है लेकिन इसके पीछे की कहानी क्या है। तो मैंने शुरू करा था ये पहले अमेरिकन केसेस से पढ़ना, सिर्फ इंटरेस्ट के लिए कि क्या हो रहा है, जस्ट इंटरेस्ट आ जाता है आदमी को। तो वहाँ से पढ़ ही रहा था। फिर मैंने सोचा यार जब कोरोना चल रहा था, मेरी तबीयत बहुत ख़राब हुई थी उस टाइम पे, मैं सोचा जब पढ़ ही रहा हूँ तो कुछ यूट्यूब वीडियोस बना ही लेता हूँ। तो वहाँ से धीरे धीरे करके शुरू हुआ, फिर धीरे धीरे मैं हॉरर में भी आया, तो ऐसे करके। भाई बिना इंतज़ार करे सीधा हम आते हैं ट्रू क्राइम केस पे। अगर आपके पास कुछ बहुत ही मिस्टीरियस, बहुत ही पेचीदा कोई ऐसा केस है जो आप चाहते हो हमारी ऑडियंस अगर सुनेगी तो उनका मज़ा आ जाएगा, तो ऐसा कुछ है? देखो, एक केस है मेरे पास, ट्रू क्राइम केस। ये है बेसिकली, अगर तुम्हें जिस समझाऊँ मैं इस केस का कि इसमें मतलब बेसिक चीज़ क्या है, तो वो ये है कि इंसान कैसा हो चुका है आजकल। लाइक नॉर्मल लोग हम देखते हैं, अगर मैं अभी सामने वाले आदमी को देख रहा हूँ, तुम्हें देख रहा हूँ, राइट, मैं किसी का दिमाग पढ़ के नहीं बता सकता हूँ कि ये आदमी दिखने में तो अच्छा है लेकिन इसके अंदर क्या चल रहा है। तो ये वाला केस भी उसी का है, और ये है हमारा नूर मुकद्दम का केस। अब नूर मुकद्दम के केस में क्या था कि अगेन ये केस हमारे देश का तो है नहीं, पाकिस्तान का है, लेकिन नूर जिस फैमिली से आती थी वो थी बहुत ही ज़्यादा, बोलो तुम लोग रिच फैमिली, बहुत ही अमीर लोग बोलते हैं ना, जिन पे किसी भी चीज़ की कमी नहीं होती है, तो वैसे वाले लोग थे वो। तो नूर के फादर का नाम था शौकत मुकद्दम। तो वो बहुत ही ज़्यादा, पहली बात तो रिस्पेक्टेड इंसान थे वो बहुत ही ज़्यादा। दूसरी बात ये थी कि उनकी बहुत ही ज़्यादा मतलब जैसे इन्वायरमेंट होता है ना उनका, बहुत खुश मिजाज था वो लोग से बहुत ज़्यादा अच्छे से बात करते थे, अपने काम करने वालों को बहुत ज़्यादा ट्रीट करते थे, तो उनका रिस्पेक्ट था बहुत ही ज़्यादा। तो अगेन ही वॉज इन पाकिस्तान के, वो थे वो एम्बेसडर इन एम्बेसी, तो साउथ कोरिया वगैरह भी जाते रहते थे, वो हर कंट्री में घूमते, तो बहुत ही ज़्यादा पैसा और बहुत ही ज़्यादा इज्जत थी उनकी। तो उनकी फैमिली में बच्चे भी थे। अब उन्हें क्या चाहिए था, उन्हें एक बेटी चाहिए थी। कुछ टाइम बीता उनके साथ उनकी फैमिली में, और बहुत ही प्यारी सी बेटी पैदा हुई जिसका नाम था नूर। अब नूर ने भी क्या करा, अपने सेम फादर के ट्रेड्स ले लिए। शी वॉज ऑल्सो वेरी हेल्पफुल, शी वॉज ऑल्सो वेरी लवेबल, वो जानवरों की बहुत ज़्यादा केयर करती थी, ऐसा वाला सीन था उसके साथ। अब नूर बड़ी हुई और उसके फादर, क्योंकि ही वॉज एम्बेसडर, तो वो लोग इधर उधर ट्रैवल करते रहते थे। उसके पापा के बिजनेसेस भी थे बहुत सारे, तो इधर उधर ट्रैवल करना, कभी वो साउथ कोरिया जाती, कभी वो लोग आयरलैंड जा रहे थे, कभी वो लोग वापस पाकिस्तान जा रहे थे। तो उसकी लाइफ एक तरीके से पुरानी लाइफ से छोड़नी पड़ती थी अपनी पूरी की पूरी, कहीं और जब वो कंट्री में जाती थी तब।
तो नूर के साथ ये तो हो रहा था, बचपन में तुम्हें पता ही होता है कि कैसे हमारे जो फ्रेंड्स बनाते हैं हम छोटे में, वो बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं हमारे, हमें बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं बचपन के। मेरे तो बचपन के दोस्त ही आज तक मेरे दोस्तों 10-11 जो भी दोस्त हैं मेरे, है ना भाई हम खुद तीनों इतना बड़ा एग्जाम्पल है बचपन के दोस्तों के। बचपन से ना। तो नूर के साथ भी यही चीज़ थी, उसके जो बचपन के दोस्त होते थे, जैसे कभी वो साउथ कोरिया में रहती थी शुरुआत में, तो वहाँ उसके दोस्त बन गए, लेकिन जब उसके फादर आयरलैंड चले गए तो उसे भी आयरलैंड जाना पड़ता था। लेकिन शी नेवर कंप्लेंट कि मेरे ऐसा क्यों हो रहा है, हमें इधर उधर क्यों जाना पड़ रहा है, मुझे मेरे दोस्त चाहिए। शी वॉज़ वेरी थैंकफुल एंड थिंकफुल कि मेरे पापा का काम है तो कोई बात नहीं, हम चल लेते हैं। लेकिन लास्ट में क्या हुआ, साउथ कोरिया पढ़ने के बाद, आयरलैंड पढ़ने के बाद, नूर आ गई वापस पाकिस्तान अपने फादर के साथ। अब पाकिस्तान में वो बड़ी होती, शी वॉज हेल्पिंग एनिमल्स ऑल्सो। लेकिन जो ये रिच फैमिलीज़ होती हैं ना, इनके साथ ये है कि ये लोग पार्टीज़ बहुत करते हैं, है ना भाई, सोशल गैदरिंग बोलते हैं उसे हमारे उसमें। लेकिन बेसिकली ये है कि नेटवर्किंग के लिए, जैसे एक अमीर घर दूसरे अमीर घर से मिल गया, वहाँ अपनी बेटी की शादी करा दी, ऐसा वाला सीन। तो ये लोग मिलते रहते थे, पार्टीज़ करते रहते थे। और इन्हीं एक पार्टीज़ में नूर मिली एक लड़के से जिसका नाम था जाकिर ज़फ़र। जैसे मैंने तुम्हें समझाया कि नूर कैसी टाइप की लड़की थी, है ना। नूर बहुत ही ज़्यादा हंसमुख, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल, बहुत ज़्यादा एक्सट्रोवर्टेड, सबसे बात कर लेती थी वो। जाकिर इसका एकदम उल्टा था। जाकिर बहुत ही ज़्यादा इंट्रोवर्टेड बोल सकते हैं, है ना, शाय, किसी से बात ना करना, किसी से ज़्यादा कुछ बोलना नहीं, अपनी फीलिंग्स ना बताना किसी को, ऐसा टाइप का आदमी था वो। तो जब नूर उससे मिली और जाकिर नूर से मिला, तो पहले मोमेंट में ही उन्हें इंस्टेंट कनेक्शन हो गया एकदम से कि हाँ ये मुझे पसंद है, वो वाला जो सीन होता है। तो उनके साथ वो हो गया। अब धीरे धीरे बातें बढ़ी इनकी, क्योंकि फैमिलीज़ ऑलरेडी एक दूसरे को जानती थी, तो ये लोग बहुत ज़्यादा मिलते भी थे। जाकिर और नूर एक दूसरे से बहुत ज़्यादा मिलते थे। एंड अगेन ये टाइम हो रही है, ये बात हो रही है जब ये लोग पाकिस्तान में ही थे, क्योंकि अगेन ये लोग बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते रहते थे। जाकिर खुद न्यूयॉर्क में रहता था, तो फिर भी ये दोनों एक दूसरे से मिलते रहते थे फैमिली पार्टीज़ वगैरह वगैरह में। अब धीरे धीरे मिलते रहे तो उनको प्यार हो गया एक दूसरे से, एंड दे बोथ केम इनटू अ रिलेशनशिप। अब नॉर्मली क्या होता है कि इंडिया में तो है ये बात, लेकिन पाकिस्तान में भी है कि फैमिलीज़ ना इतना ज़्यादा ओपन नहीं होती है रिलेशनशिप को रखे, है ना। तो वो बात उनमें थी, लेकिन फिर भी क्योंकि जाकिर की फैमिली भी इन लोगों को जानती थी, तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, ये दोनों साथ में, तो हमें इससे कोई एतराज़ नहीं है बेसिकली, कि अगर ये मतलब फ्यूचर में जाके शादी भी करते हैं तो हमें इस चीज़ से कोई एतराज़ नहीं है। तो उस साइड से तो इनका ठीक था, ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, वो भी ठीक था। और नूर जब शुरुआत में आई थी जाकिर की लाइफ में, तो उसने उससे बहुत ही ज़्यादा बदल दिया था, एक दूसरा ही आदमी बन गया था वो जब वो उससे मिली थी, ठीक है। तो क्या होता था कि वो पहले, जैसे मैंने बताया, अपने घर के अंदर ही रहता था वो, ज़्यादा दोस्त नहीं थे उसके, ज़्यादा दोस्त क्या उसके दोस्त नहीं थे, तो ज़्यादा किसी से बात नहीं करता था वो। लेकिन जैसे ही नूर उसकी लाइफ में आई, इट वॉज जस्ट सो मच हैप्पीनेस, इतनी ज़्यादा खुशी थी कि जाकिर भी अब बाहर जाने लगा, ज़फ़र जी भी बाहर जाने लगे अब अपनी फैमिली से थोड़ा अलग। कभी वो नूर के साथ मूवीज़ देखने चले जाता, कभी कहीं चले जाता, ऐसा वाला सीन, ठीक है। और एक और चीज़ में बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक थी, जिसकी वीडियोज़ भी अगर हैं तुम लोग लगा सकते हो यहाँ पे, तो वो ये था कि ज़फ़र जी कभी डांस नहीं करते थे, कभी ज़िंदगी में नाचा नहीं था वो, कभी नहीं। लेकिन नूर से मिलने के बाद उसने उसको इतना खोल दिया था, इतना तो ओपन कर दिया था कि जाकिर और नूर ने एक साथ डांस भी करा था उनकी फ्रेंड की शादी पे। तो मतलब मेरे बेसिकली कहने का मतलब ये है कि इतना खुल गया था वो, इतना ज़्यादा चेंज हो गया था अच्छे के लिए। लेकिन फिर वही बात है कि हर एक अच्छी चीज़ उसके कुछ ना कुछ नेगेटिव्स भी होता है जो हमें दिखते नहीं है। अब इन दोनों की रिलेशनशिप चल रही है, लेकिन फिर धीरे धीरे नूर की फैमिली को पता चला कि पीछे जो चल रहा है वो थोड़ा अलग है, जो हमें दिख नहीं रहा है वो चीज़ थोड़ी अलग है। अब सामने पे तो ये अपने दोस्तों के सामने बहुत ज़्यादा खुश थे, लव इट, अभी ये तो सारे डेट्स पे जा रहे हैं, डिनर पे जा रहे हैं, फैमिलीज भी मिल रही हैं। लेकिन पीठ पीछे या फिर बंद कमरों के अंदर बेसिकली ये कह लो कि ज़फ़र, वो जो था उसका बॉयफ्रेंड जाकिर, उससे बहुत ही ज़्यादा मारता था। जाकिर ज़फ़र उससे बहुत ही ज़्यादा मारता था, और फिज़िकल अब्यूज़ हो गया या फिर वर्बल अब्यूज़ हो गया, बहुत ही ज़्यादा करता था वो उन पे, नूर पे। तो पहले तो नूर को ऐसा लगा कि मैं प्यार में हूँ, है ना, शायद से मैं ऐसे बदल दूँगी, ठीक है। लेकिन कोई भी मैन और मैन, अगर कोई ढीठ लौंडा है तो वो चेंज नहीं होता है एक्चुअली इतना ज़्यादा। तो वो भी, जाकिर भी वैसे ही रहा, वो शुरुआत से लेके एंड तक अपनी रिलेशनशिप के वैसा ही था। वो नूर को मारता, उसे कभी कभी गाली देता, बोलता कि फैमिली स्टेटस के बारे में बात करता हो, हमारी फैमिली के पास ज़्यादा पैसा है। क्योंकि एक्चुअली क्या था ना, जाकिर के फैमिली जो थी वो मल्टीपल बिजनेस ओन करते थे, बहुत सारे। पाकिस्तान में ऐसा बोल लो कि पूरा का पूरा जो बिज़नेस का एम्पायर था उन्हीं का था उस टाइम पे। तो हमेशा फैमिली स्टेटस की बात करता था वो, पैसे की बात करता था। तो नूर को एक पॉइंट पे लगा कि यार मैं इसे बदल तो सकती हूँ नहीं, और ना ही ये मेरे, मतलब मुझे
कुछ किसी चीज़ में हेल्प करता है, ना ही किसी चीज़ में मुझे मोटिवेट करता है, बस मुझे मार रहा है बेसिकली। तो उसने बोला ठीक है मैं तुम्हें छोड़ देती हूँ, है ना। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये थी कि क्योंकि रिच फैमिलीज़, ठीक है, रिच फैमिलीज़ को तो अपना जो वो होता है क्या बोलते हैं उसे, सोशल स्टेटस वो कायम रखना पड़ता है ना भाई। बाहर अगर कोई ऐसी चीज़ निकल जाए कि बेटी मार खा रही है वो भी बॉयफ्रेंड से, तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। तो थोड़ा सा वहाँ पे उनका अनबन होने लगे। उन्होंने उसे समझाया कि नहीं थोड़ा शायद से टाइम दे दो उसे और चेंज होएगा, पर नूर अड़ी रही कि नहीं ये चेंज नहीं होने वाला है। मतलब नूर की फैमिली कह रही थी कि तुम रहो इसके साथ, पिट रही हो फिर भी रहो, ऐसा। दे वर बेसिकली होपफुल कि शायद से एक पॉइंट के बंदा बाद चेंज हो जाए और हाँ, ठीक हो जाए चीज़। एक पॉइंट के बाद शायद से वो चेंज हो जाएगा, उनको ऐसा लग रहा था एक टाइम पे। लेकिन फिर नूर ने बोला नहीं, उसने अपने फादर को समझाया, मदर को समझाया कि नहीं ये चेंज नहीं होगा ये आदमी। और वो लोग उसके बहुत ज़्यादा क्लोज थे ना, नूर की फैमिली बहुत ज़्यादा क्लोज थी नूर के। तो उन्होंने कहा ठीक है जैसे तुम्हें सही लगे। अब नूर ने उसे छोड़ा। जाकिर की लाइफ तो वैसे पहले बहुत ही ज़्यादा हंसमुख हो गई थी। अब अचानक से जब खुशी चली गई, जो खुशी जो जरिया था, जो लड़की थी वो ही चली गई, तो उसकी लाइफ में वो उदासी आ गई दोबारा से वापस। एंड ही वाज जस्ट लाइक बैक अगेन, घर के अंदर बंद एकदम, किसी से बात ना करना, कुछ ना करना, ऐसा वाला सीन हो गया था उसके साथ दोबारा से। तो उसने 2-3 बार नूर को मतलब मनाने की कोशिश करी, कॉल करा कि नहीं मैं चेंज हो जाऊँगा, मैं मतलब तुम्हारे लिए मैं बदल जाऊँगा ऐसे करके। लेकिन नूर अड़ी रही, उसने कहा नहीं मैं ऐसे नहीं करूँगी। तो उसने भी एक्सेप्ट कर लिया, जफ़र जी ने भी एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है नहीं हो रही है, वापस नहीं आ रही, कोई बात नहीं, होता है। तो उसने ये डिसाइड करा कि पाकिस्तान में मेरी इतनी सारी यादें जुड़ी हैं, नूर से इतनी सारी यादें जुड़ी हैं। हम जब पहली बार मिले थे वो भी मतलब कि फैमिली गैदरिंग वाली जो चीज़ें होती, तो जिनको भी देखता था याद आ जाती उसे नूर की। तो उसने सोचा कि मैं यहाँ पे रह के क्या करूँ, मैं वापस चले जाता हूँ न्यूयॉर्क, ठीक है। तो उसने नूर को कॉल करके बोलना चाह रहा था कि मैं वापस न्यूयॉर्क जा रहा हूँ, पर उसने पहले कॉल नहीं उठाया। तो उससे फिर दोबारा से उदासी हो गई। तो उसने कहा कोई नहीं उठा रही है फ़ोन, कोई नहीं, मैं फ़्लाइट टिकट बुक कर देता हूँ। इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि जाकिर ने अपनी फ़्लाइट की टिकट बुक कर ली थी, ठीक है, न्यूयॉर्क वापस जाने के लिए। तो उसका पूरा का पूरा प्लान था कि वो वापस जाएगा ही न्यूयॉर्क। ये एक इंपॉर्टेंट क्लू है यहाँ पे। अब जिस दिन वो जा रहा था, 18 तारीख थी उस दिन, 17 तारीख थी उस दिन। तो जाने से एक दिन पहले, 18 को जानता उसे, 17 तारीख को उसने नूर को कॉल करा और ईद आने वाली थी 2-3 दिन में। 22 को ईद थी, 22 को ईद थी, ठीक है। तो ईद आने वाली थी और उसने नूर को कॉल करा। उसने बेसिकली उससे ये बोला कि मैं तुम्हें प्ली कर रहा था कि मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ, तुम ही एक अच्छी चीज़ थी मेरी लाइफ में, जो अच्छा कुछ मेरे साथ हो रहा था। एंड ही वाज लाइक कि मैं जा रहा हूँ वापस न्यूयॉर्क, मैं तुम्हें कभी परेशान नहीं करूँगा, बस मुझसे एक बारी वापस आके मिल लो, ठीक है, एक बारी बस मुझसे मिल लो। घर में मेरे सब लोग हैं, मेरे फादर भी यहीं पे, मिस्टर जफ़र भी वहीं पे थे, एंड उसकी फैमिली के बाकी मेम्बर्स भी वहीं पे थे, शेफ्स वहीं पे थे, नौकर चाकर सब वहीं पे थे। तो उसने कहा एक बारी मेरे घर में मुझे आके मिल लो, फिर मैं हमेशा के लिए न्यूयॉर्क चले जाऊँगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है फिर। तो नूर ने सोचा कि मैं इसके घर आती रहती हूँ, उसके फादर से भी मिली हूँ, है ना, हमारी फैमिलीज भी एक दूसरे को जानते हैं, तो उसमें कुछ हार्म नहीं होगा अगर मैं इसके घर चले जाऊँ, है ना। अगर मैं उसके घर चले जाऊँ तो कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर मारना भी होगा तो घर में थोड़ी मारेगा, पापा के सामने थोड़ी मारेगा, राइट। तो वो चली गई। अब नूर उसके घर गई 17 तारीख को शाम को, और 18 हो गई, 19 हो गई, 20 तारीख हो गई, नूर का कोई अता पता नहीं। और नूर ऐसी लड़की थी ही नहीं जो अपने घर में ये बता के ना जाए, जैसे अगर वो ट्रिप वगैरह भी जाती थी तो वो नूर ऐसी लड़की नहीं थी कि वो अपने घर वालों को बता के ना जाए कि मैं इतने लंबे पीरियड के लिए कहीं जा रही हूँ। तो उसकी फैमिली को चिंता उसकी फैमिली गए थे ईदी की खरीदारी करने के लिए अपनी सिटी से बाहर। उसके फादर उसके मदर गए थे अपनी सिटी से बाहर ईद की खरीदारी करने के लिए, गिफ्ट वगैरह खरीदने के लिए। तो उन्हें पता नहीं था कि एक्चुअली हमारी बेटी क्या करी है। लेकिन उसने एक बार कॉल करके अपनी मम्मी को बोला था कि मैं जा रही हूँ जफ़र जी और के हाउसमेट है ना, जाकिर से मिलने। तो ये गई वहाँ, 3 दिन हो गए थे, 2 दिन हो गए थे, 1 दिन हो गया, इतने सारे दिन बीत रहे थे, कुछ पता नहीं चल रहा था उसका। तो जब वो लोग वापस आए, उन्होंने देखा हमारी बेटी तो गायब है, 18 तारीख से गायब है ना, 20 तारीख हो गई, आज कुछ पता नहीं चल रहा है। तो उन्होंने वापस कॉल करा, ठीक है, जाके कॉल करा कि हमारी बेटी कहाँ है। तो उसने बेसिकली पहले ये चीज़ डिनाई करी कि आपकी बेटी मेरे पास है। बॉयफ्रेंड ये चीज़ डिनाई कर रहा है कि मैं तुम्हारी बेटी को लेकर आया हूँ और तुम्हारी बेटी हमारे साथ है। तो उसकी मदर ने कहा नहीं, तुम ही उसको ले गए होंगे, मेरी बेटी ने मुझे एक बार कॉल करके बताया था कि मैं कहीं जा रही हूँ, है ना, तो तुम्हारे पास ही गई होगी वो। तो धीरे धीरे करके उसने कॉल ही काट दिया, इतना सुना ही नहीं जा रहा था, उसे गुस्सा आ रहा था, तो उसने कॉल ही काट दिया अपना, मतलब उसकी मदर का। अब नूर को लगा यार ये चीज़ तो ठीक नहीं है, मुझे अपने घर में बता देनी चाहिए। तो उसने अपनी मदर को कॉल करा एक लास्ट बार, मतलब ज़िंदगी में उसकी माँ ने जो उसकी आवाज़ सुनी होगी नूर की, वो उस समय उस कॉल में लास्ट बार थी। अब उसकी कॉल की जो डिटेल्स हैं वो तो बेसिकली हमें नहीं पता, क्योंकि वो उन्हीं की फैमिली के साथ, मुकद्दम फैमिली के साथ ही हैं। पर जो लास्ट आवाज़ नूर की किसी ने सुनी थी वो थी उसकी मदर की, और उसने क्या बोला ये चीज़ हमें बिल्कुल भी नहीं पता एक्चुअली। लेकिन फिर भी लास्ट आवाज़ मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसके बाद नूर के साथ बहुत
बुरी चीज़ होने वाली थी। अब नूर थी इसके अपने बॉयफ्रेंड के घर में, ठीक है। 2-3 दिन बीत रहे थे, तो उसके फादर भी बहुत ज़्यादा एजिटेटिव हुए थे ना, उन्हें भी जानना था हमारी बेटी है कहाँ पे एक्चुअली। तो उन्होंने कॉल लगाया, क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा पावरफुल आदमी थे, है ना, एम्बेसी में थे यार, वो छोटी बात थोड़ी होती है। तो वो बहुत ज़्यादा पावरफुल आदमी थे, उन्होंने ढूंढने की कोशिश करी। तो एक क्लिप बाहर आई, वो क्लिप भी तुम लोग यहाँ पे लगा सकते हो, जिसमें दिख रहा है कि नूर एक घर के छत से, ये अपने बॉयफ्रेंड के घर की छत से नीचे कूदी। अब तुम लोगों ने घर की छत देखी होगी ना, जैसे मान लो ये घर का कोना है, तो रेलिंग लगी रहती है, पैनी वाली रेलिंग नहीं होती। अब भाई जब कोई सेकंड बिल्डिंग से भी कूदेगा तो वो रेलिंग घुपेगी ना उसके, तो उसने क्या करा, वो कूदी और वो उसके बल पे गिरी, रेलिंग के बल पे उसकी छाती में चोट लगी यहाँ पे, ठीक है। और वो कूदी और फिर उसने चोट लगने के बाद ये नहीं सोचा कि नहीं मेरे को दर्द हो रहा है कुछ भी, वो सीधा भागती रही गेट की तरफ, ठीक है। अब वो गेट की तरफ भाग रही थी, तो मेरे ख्याल से उसका बॉयफ्रेंड ऊपर ही था, सेकंड वाले फ्लोर में था वो, सॉरी हाँ सेकंड वाले फ्लोर में था वो। तो उसने देख लिया तो नूर भाग रही है यहाँ से, और वो उसके पीछे भागा। अब वो अगर सीढ़ी से चढ़ के नीचे जाता तो बहुत देर आती, नूर भाग जाती गेट से बाहर। तो उसने क्या करा, उसने सेकंड फ्लोर से नीचे कूद मारी और फिर उसने नूर को बहुत मारा गेट के सामने। लेकिन सबसे बुरी बात बोल लो या फिर इनह्यूमन बात यहाँ पे ये थी कि जहाँ पे वो नूर को भागने से रोक रहा था, जहाँ पे वो नूर को मार रहा था, वहाँ पे उसका वॉचमैन खड़ा हुआ था। और उस वॉचमैन ने इतना नहीं सोचा कि लड़की को मार पड़ रही है, मैं इस आदमी को रोक लूँ, भले ही मेरा बॉस है, लेकिन यार एक औरत पे हाथ उठा रहा है वो, तो मैं इसको रोक लूँ। उसने ऐसा कुछ नहीं सोचा, वो बेसिकली पीछे हो गया। ये चीज़ क्लिप में भी दिखती है कि वो पीछे हो जाता है और वो अपने बॉस को मारने देता है नूर को। अब उसने नूर को मारा, उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। इसका रीज़न क्या है मैं भी बताता हूँ, लेकिन वो नूर को मार रहा था और उसे इतना गुस्सा आ गया था कि नूर को हाथ से पकड़ने के बजाय कि हाथ से मैं उसको घर के अंदर ले जाऊँ या ना अपने पास लेके आऊँ, जो भी करना था उसे, हाथ से पकड़ने के बजाय उसने नूर का सर पकड़ा, बाल पकड़े और नीचे ज़मीन में घसीटते हुए ले गया उसे वापस घर के अंदर, ठीक है। तो जब ये चीज़ बाहर आई तो लोग बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहे थे उस पर, ठीक है। लेकिन पॉइंट क्या था, उसने नूर को मारा क्यों? वो तो जाने वाला था न्यूयॉर्क, उसको क्या है ना, उसकी कहीं और शादी हो रही है, चाहे जो भी है, ब्रेकअप हो गया तुम्हारा तो तुम्हें क्या है। अब यहाँ पे पॉइंट ये था कि नूर और इसका ब्रेकअप बेसिकली इसलिए हुआ था क्योंकि इसने एक्चुअली शादी के लिए प्रपोज करा था नूर को, ठीक है। मिसेस जफर ने शादी के लिए प्रपोज करा था नूर को, और नूर को उस टाइम पे ये बात समझ आ गई थी कि मेरा इसके साथ फ्यूचर अच्छा नहीं है ना, ये तो आगे भी ऐसे रहेगा, टॉक्सिक आदमी है, मेरे साथ फ्यूचर अच्छा नहीं है इसके साथ, तो मैं छोड़ देती हूँ उसे। तो उसने शादी के प्रपोजल से मना कर दिया था। अब क्या है कि ये बहुत ज़्यादा शाय आदमी है ना, तो जो लोग थोड़ा चुप बैठे रहते हैं उनको गुस्सा बहुत आता है। उनके अंदर बहुत चीज़ें चल रही होती हैं, ये हाँ। तो होती है चीज़ रिलेशनशिप में। ऐसा मैंने बहुत बारी देखा हुआ है एक्चुअली कि रिलेशनशिप ना टॉक्सिक आदमी के साथ, टॉक्सिक आदमी क्या टॉक्सिक औरत के साथ भी अच्छा नहीं होता है। तो उससे आगे गुस्सा, और उसने ये प्लान बनाया कि मैं ऐसा बोलूँगा इसे कि मैं तो न्यूयॉर्क जा रहा हूँ, तो मेरे साथ आ जाओ 2-3 दिन के लिए, और मैं इसे हमेशा घर के अंदर बंद रखूँगा। घर के अंदर बंद रख के क्या करता हूँ, तो इससे प्यार थोड़ी करने लग जाती है वापस, लेकिन फिर भी उसका प्लान ये था कि मैं इसको घर के अंदर बंद रखूँगा। इसके साथ अगर मैं कुछ गलत करूँ तो ये बेसिकली बाहर नहीं बोल सकती, क्योंकि अगेन फैमिली का नाम आ जाएगा, उसके फादर का नाम आ जाएगा, मदर का नाम आ जाएगा। और अगर मैं इसे मारूंगा पीटूंगा भी तो ये अपनी इमेज बचाने के लिए बाहर नहीं बोलेगी। तो उसने 3 दिन से 18 से लेकर 20 तारीख तक उसने नूर को बस मारा वहाँ। उसका नूर का एक्चुअली 3 दिन तक रेप भी करा था। तो बहुत सारी चीज़ें हो रही थी, क्योंकि जब नूर की बॉडी मिली थी तो उसे बहुत ही ज़्यादा ब्रूजेस, जैसे बोलते हैं ना मार के, जैसे डंडे से भी मारते हैं अगर किसी पे तो नीला निशान पड़ जाता है हाथ वगैरह पे, है ना। तो नूर के इधर ये रिब केज के नीचे, उसके हाथ के नीचे हाथ के निशान थे, कभी चांटे के निशान थे गाल पे। अब ये वाली चीज़ हो रही थी। तो नूर के फादर को बोल रहा था मैं, जफ़र जी को पता चल गया था कि मेरा बेटा घर में है और नूर उसके साथ है, क्योंकि वो उसके नूर के फादर बार बार कॉल कर रहे थे जानने के लिए मेरी बेटी कहाँ पे है। तो एक दिन क्या हुआ कि जाकिर ने उसने कॉल करा अपने फादर को, ठीक है, 20 तारीख के दिन है, थोड़े दिन में ईद आने वाली है। उसने अपने फादर को कॉल करा। उसके फादर को लगा कि शायद से ईद की बात कर रहा होगा मेरा बेटा, है ना, ईद की बात है, न्यूयॉर्क भी जा रहा है वैसे भी, शायद से सेंटिमेंटल हो रहा होगा। तो उसने अपने फादर को कॉल करके बोला कि पापा मुझे लोग मार देंगे, है ना, मेरे साथ कुछ बहुत बुरा होने वाला है, मुझे लोग मार देंगे, प्लीज़ आप मुझे बचा दो, या मुझे प्रोटेक्शन दे दो, मेरे को घर में प्रोटेक्शन दे दो, मुझे यहाँ से बाहर नहीं जाना। अब उसके पापा हड़बड़ा गए, भाई मेरा बेटा ऐसा क्यों बोल रहा है, क्या हो रहा है इसके साथ, है ना, घर के अंदर ही था, न्यूयॉर्क जा रहा था। तो उसने पूछा उनसे कि तू न्यूयॉर्क क्यों नहीं गया। उसने कहा नहीं, न्यूयॉर्क का प्लान कैंसिल हो गया, मुझे घर में प्रोटेक्शन चाहिए, मुझे बचाओ, बेसिकली उसने ये बोला। तो उसके फादर को समझ नहीं आया। उसने कहा क्या हुआ। उसने कहा मैंने नूर को मार दिया है। 20 तारीख को उसने अपने फादर को कॉल करके ये बोला रात में कि मैंने नूर को मार दिया है, ठीक है, और नूर उसके घर में ही थी। उसके फादर ने बोला कि
पागल तो नहीं हो गया, मतलब बेसिकली सच्ची बात बोल रहा है कि नहीं बोल रहा, सच सच बता मुझे। उसने कहा हाँ मैंने नूर को मार दिया। उसके फादर ने कॉल कट करी और अपने एक बिजनेसमैन को कॉल करी। पुलिस को कॉल करने के बजाय, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग है हेयर, कि पुलिस को कॉल करने के बजाय उसके फादर ने अपने बिजनेसमैन को कॉल करी और बेसिकली ये बोला कि हमारे घर जाओ, देख क्या हो वहाँ पे क्या हो रहा है, और कुछ भी हो जाए, चाहे किसी भी स्टेट में हो मेरा बेटा, मेरे बेटे को बचाओ, ठीक है। अब जब ये बिजनेसमैन वहाँ पहुँचा तब तक उसने भी बहुत ज़्यादा अपने दोस्तों को कॉल कर दी थी, नहीं मुझे बचा, मेरा बाप भी मुझे नहीं बचा सकता, मेरा ये भी नहीं हो सकता है, तुम लोग मुझे बताओ, मेरे दोस्तों को ये बोल रहा था बेसिकली। तो उसके घर के सामने बहुत ज़्यादा भीड़ कलेक्ट हो गई थी, तो गेट बंद, सॉरी मेन डोर बंद था, क्योंकि वो तो इतना पैरानॉइड हो गया था ना, उसने तो अभी भी कत्ल करा है, वो पैरानॉइड हो गया था कि मेरे को घर से बाहर नहीं आना, या फिर घर से कोई चीज़ बाहर लीक नहीं होनी चाहिए वरना मैं फंस जाऊँगा। तो पैरानॉइड सा हो गया था, तो वो घर का दरवाज़ा बंद था, लेकिन ये लोग नीचे से चला रहे थे। तो उन्होंने सोचा, जो बिजनेसमैन था जो उसके फादर ने भेजा था, उसने सोचा कि मैं अपने एक आदमी के साथ सीढ़ी लगा के जाता हूँ सेकंड फ्लोर पे, जहाँ से नूर कूदी थी बेसिकली, वहाँ से सीढ़ी लगा के जाता हूँ, देखता हूँ अंदर क्या है, किसी के भी आने से पहले, इसके दोस्तों से देखने से पहले भी, बेसिकली क्यों, ताकि एविडेंस बचा लूँ और हाँ इसके बेटे को बचा लूँ मैं, ठीक है, एविडेंस ख़त्म कर दूँ। तो वो गया अपने एक कलीग के साथ ऊपर, उसने वहाँ पे देखा कि पूरा कमरा, और ये शाही महल तो नहीं पर शाही घर है यार, हवेली टाइप की, पता है ना पाकिस्तान में कैसी होती है भयंकर हवेलियाँ। तो वो वहाँ गया और हवेली का एक रूम है, सोचो हरी तो नहीं, मतलब ग्रीन जो जैसे टाइप का सोफ़ा है, यही इन्वायरमेंट था वहाँ पे भी। और ये पूरे के पूरे ऐसे खून से लथपथ हो रखे, दीवारें भी, एक साइड की पूरी दीवार खून से लथपथ है, पूरी की पूरी दीवार खून से लथपथ, ज़मीन में खून गिरा हुआ है। तो जैसे जैसे मतलब खिड़की से अंदर गए तो उनके सामने सोफ़ा था एक, और उसके पीछे एक टेबल था। तो जैसे जैसे वो टेबल से सोफे से आगे बढ़ते रहे, उन्हें देखा नीचे ज़मीन पे एक बॉडी पड़ी हुई थी एक लड़की की, वेरी बैडली ब्रूज, बहुत ही ज़्यादा गंदी तरीके से, मतलब नीली हो रही है लड़की हर जगह से, और उसके बगल में था एक मर्डर वेपन भी। अब कुछ लोग बोलते हैं कि ये मर्डर वेपन खुकरी थी, चाकू था, खुकरी मतलब बेसिकली चाकू, नेपाली में खुकरी बोलते हैं। कुछ लोग बोलते हैं खुकरी थी, कुछ लोग बोलते हैं हथौड़ा था, लेकिन कन्फर्मेशन नहीं है इस बारे में, लेकिन लेट्स जस्ट से कि खुकरी थी, ठीक है। तो उस बॉडी के बगल में पड़ी हुई थी खुकरी। अब जो एम्प्लॉय था वो अंदर आया, वो तो चिल्लाया, बॉडी देख के, कोई भी तुम भी होंगे, तुम भी चिल्ला दोगे खून देख के। तो इसने क्या करा, जाकिर ने क्या करा, उसने वो उठाया, वेपन उठाया, और उसने जो आदमी चिल्ला रहा था ना, उसी के फादर के दोस्त का कलीग, उसने उसके गर्दन में चाकू मार दिया। एजिटेटिव, मतलब गुस्सा आ रहा था उसे इतना ज़्यादा, और वो डरा हुआ भी था, है ना। तो उसने कहा कि अब ये चिल्ला रहा है तो मतलब बेसिकली मेरी साइड नहीं है, उसके दिमाग में यही चल रहा होगा, बेसिकली मेरी साइड नहीं है ना, साइकी ऐसी होती है आदमी की, उसे लगा होगा ये मेरे साइड नहीं है, मैं इसको मार ही देता हूँ यहीं पे। उसके दिमाग में ये नहीं कि तो बगल में भी तो एक आदमी खड़ा है ना, वो भी तो बता सकता है पुलिस को, या फिर जिसको भी बताना होगा उनको बता सकता है, लेकिन उसने चाकू मार दिया उसके। लेकिन थैंकफुली क्या हुआ, उस लड़के ने रिएक्ट करा, और जैसे हल्का सा स्क्रैच पड़ता ना, तो हल्का सा स्क्रैच पड़ा, वो बच गया, थैंकफुली बच गया वो, लेकिन खून निकल रहा था उसके भी। अब हल्ला सुन के इसके दोस्त भी नीचे खड़े थे, उन्होंने बोला क्या हो रहा है, वो लोग भी ऊपर गए, तो उन्होंने भी देखा कि यार नीचे ज़मीन में नूर की बॉडी पड़ी हुई है ना। और वो लोग मतलब कि बेसिकली ये सोच रहे थे कि हम इसे बचाएं ना बचाएं, दोस्त ही है हमारा, है ना, क्या करें, इनकी फैमिली के साथ हम इतने साल से, आगे मैंने जैसे बोला कि बचपन के दोस्त बहुत ज़्यादा लॉयल होते हैं ना। तो वो लोग सोच ही रहते, तब तक उन्होंने देखा कि, अब मैं विजुलाइज़ कैसे कराऊँ तुम्हें, मान लो ये बॉडी है, ठीक है ना, बॉडी के आसपास ये पूरी ज़मीन है, तो आसपास पूरा खून ही खून पड़ा है, लेकिन एक खून के छींटा ऐसे लाइन में जा रहा था ज़मीन में, तुम्हें दिख रहा होगा छींटा, जैसे अगर कोई मैं ब्रश लूँगा ऐसे पेंट करूँगा तो छींटा लाइन में जाएगा ना, तो वैसे ही खून का छींटा एक लाइन में जा रहा था। तो उनकी नज़र बॉडी से हट के उधर साइड पड़ी, तो तब वहाँ पे उन्होंने देखा कि नूर का सर पड़ा हुआ था वहाँ पे, बॉडी से अलग नूर का सर था वहाँ पे, ठीक है। तो इसके पीछे का भी जो मतलब बाद में जो रिपोर्ट्स आई थी उसमें ये था कि इतना ज़्यादा गुस्से में था उसका बॉयफ्रेंड, इतना ज़्यादा गुस्से में था कि उसने गुस्से में पहले से मारा, तो उसने उसे चाकू से मारा, खुकरी से मारा, लेकिन फिर उसको इतना गुस्सा आ गया था कि उसने उसका गला दबाना शुरू कर दिया था, ठीक है ना, नूर का गला दबाना शुरू कर दिया था। और वो तब भी सांसें ले रही थी, अब ले रही थी नहीं ले रही थी एग्जैक्टली तो हमें पता नहीं, लेकिन वो तब भी सांसें ले रही थी। तो उसके दिमाग में ये आया कि मैं इसका गला ही काट देता हूँ। अब उसने गला काटा, ठीक है, लेकिन ह्यूमन बॉडी को काटना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, ठीक है। तो जब वो काट रहा था तो इतना पार्ट बच गया होगा, ठीक है, थोड़ा सा पार्ट बचा होगा कि मर तो वो गई है, लेकिन थोड़ा सा पार्ट बचा होगा, लेकिन वही गुस्से में, रेज में उसने उसकी सर को मतलब खड़े होकर वहाँ पे चिल्ला के उस पर उसके सर पे किक मारी एक, तो इसीलिए वो रोल होकर वहाँ पे गए। तो जो खून के ट्रेल थे ना तो वो इसी वजह से आए थे, ठीक है। अब ये सारी रिपोर्ट बाहर आई तो थैंकफुली उसके दोस्तों ने क्या करा कि अपने दोस्त की साइड नहीं ली और पुलिस वालों को सब कुछ बता दिया, और पुलिस भी इस टाइम पे वहाँ पे आ गई थी। तो तुम लोग सोच रहे होंगे कि अच्छा तुम्हारे हिसाब से क्या हुआ होगा फिर, इसका क्या हुआ होगा, बॉयफ्रेंड के साथ क्या हुआ होगा?
इसको लॉजिकली इसको अंदर जाना चाहिए, बट सिंस वो बहुत पावरफुल लोग हैं तो हो सकता है उसको बचा लिया गया हो, ये मतलब तुम्हारा सोच। हो सकता है पुलिस भी इन्वॉल्व हो। हाँ मतलब इतने पावरफुल हैं, उसको वैसे टेक्निकली तो अंदर जाना चाहिए बिहाइंड द बार्स। फैमिली खतरनाक है, तुम्हारे दिमाग में ये चल रहा है ना, सही हो तुम लोग, ठीक है। जबकि सारे एविडेंस वहीं पे थे, सारे विटनेस थे, 4-5 दोस्त थे, उसका एक एम्प्लॉय था जिस पे हमला हुआ था, उसके फादर की कंपनी का एम्प्लॉय भी था वहाँ पे, इतने सारे लोग थे, 6-7 लोग, फिर भी ये बच गया। शुरुआत में ये बच गया। इसने क्या करा बेसिकली, मैं तुम्हें बताया ना, ये अपने फादर को कॉल करके बोल रहा था कि पापा मुझे लोग मार देंगे। इसने यही एंगल प्ले करा। अब कि कोई और आया था और उसने मेनियक, ठीक है। अब तुम ट्रू क्राइम अगर तुम लोगों ने केस सुनोगे ना, तो ये चीज़ बहुत बार होती है ये चीज़ कि लोग क्या करते हैं ना, मेंटल हेल्थ को लेके निकल जाते हैं। कोर्ट में अगर तुमने ये प्रूव कर दिया कि भाई मेरे को स्किज़ोफ्रेनिया है, मेरे को मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, ठीक है, तुमने अगर ये चीज़ प्रूव कर दी कोर्ट में, तो तुम बच सकते हो। जैसे मान लो अगर किसी को उम्र कैद की सज़ा भी, किसी को फांसी भी लगनी है ना, वो आदमी तक बच जाता है। तो इसने पहले वो ही एंगल प्ले करने की सोची। इसने क्या करा, शुरुआत में अगेन शाही फैमिली, ठीक है, ये लोग तो भाई खतरनाक ही कपड़े पहनते हैं, खतरनाक ही लाइफस्टाइल जीते हैं, गाड़ियों से नीचे, मतलब लैम्बो लूम्बो से नीचे तो उनके पास गाड़ी नहीं होती। इससे शुरुआत में क्या करा, अपना गेटअप ही चेंज कर दिया, पुट फोटोज़ है, ठीक है, इससे अपना गेटअप ही चेंज कर दिया। अब तुम्हें फोटो में दिख रहा होगा इसके बाल कैसे बिखरे हुए से हैं, इसी शक्ल ऐसे, दाढ़ी अजीब सी हो गई, ठीक है, पिंपल आ रखे हैं लौंडे के, इतना अमीर लौंडा, पिंपल आ रखे हैं इसके। तो इसने अपना गेटअप चेंज करके ये कराना चाहा, बेसिकली कोर्ट में ये प्रूव करना चाहा कि मैं मेंटली स्टेबल नहीं हूँ, मेरा दिमाग ख़राब है। मैं जब अपना ध्यान नहीं रख सकता, है ना, मैं अपना ध्यान नहीं रखता, तो मैं एक लड़की को इतना मैनिपुलेट कर दूंगा क्या कि वो मैं उसको अपने घर ले आऊँ, उसको मार दूँ, है ना, लोगों को ऐसे, मतलब पुलिस को अपनी साइड कर दूँ, लॉ को अपनी साइड कर दूँ। तो उसने कोर्ट में पहले ये एंगल प्ले करने की सोची, लेकिन हाँ, और फिर इनकी फैमिलीज भी इन्वॉल्व हो गई थी। तो क्या हुआ कि नूर के फादर भी पावरफुल थे, तो उन्होंने कहा नहीं ये तो हो ही नहीं सकता, और उन्होंने फिर जस्टिस के लिए रैलीज निकाली, तो जब पब्लिक आउटरेज आई, जब मतलब पब्लिक जब हल्ला करती है तो हर एक चीज़ सीरियसली लेनी पड़ती है। तो जब पब्लिक आउटरेज आई तो इसके ऊपर रिपोर्ट्स करी गई, साइकाइट्रिस्ट से इसके ऊपर रिपोर्ट करी गई कि देखो चेक करो क्या सच में पागल है कि नहीं है। रिपोर्ट बिल्कुल क्लियर थी, इसको कुछ नहीं था मेंटल हेल्थ में, ठीक है। फिर इसने दूसरा एंगल ये प्ले करना चाहा कि जिस रात को ये जा रहा था, मतलब जिस रात को उसकी न्यूयॉर्क की फ़्लाइट थी, इसने ये एंगल प्ले करना चाहा कि मैं तो न्यूयॉर्क जा रहा था, तो जिस टाइम पे कत्ल हुआ था उस टाइम पे मैं वहाँ था ही नहीं, ठीक है। बेसिकली उसने ड्राइवर को भी बुलाया था, तो उसने ये कॉल कराया ड्राइवर से, पेड हो ही जाता है, तुम्हें पता ही है, इंडिया में भी केस होते हैं ऐसे, ठीक है। घूस खिलाओ, कुछ भी आता है आजकल। लेकिन फिर वो वाला एंगल भी ख़राब हो गया था। पहले शायद से वो ड्राइवर उसकी हेल्प करना चाह रहा था, या फिर थोड़ा मैं गलत हो सकता हूँ इस चीज़ में, लेकिन बाद में वो चीज़ भी क्लियर नहीं हो पाई। लास्ट में कोर्ट ने बोला कि नहीं भाई ये आदमी ही ख़राब है, इस पर फिर दो मुकदमे चले, दो चीज़ों की वजह से इसे उम्र कैद हुई थी। पहला ये था कि इसने एक औरत का रेप करा था, और बाद में रिपोर्ट्स ये भी आई कि न्यूयॉर्क में भी, जहाँ ये पहले रहता था, और बाकी देशों में भी जहाँ पे ये रहता था, वहाँ से इसको भगाया गया था। वहाँ भी ये लड़कियों को सेक्सुअली असॉल्ट करता था बेसिकली, तो इसलिए उससे वहाँ से भगाया गया था। खुद पाकिस्तान वापस नहीं आया था ये, तो लड़कियों को सेक्सुअली असॉल्ट करता था ये। इसने नूर का रेप करा था। पहला चार्ज तो इस पर ये था। दूसरा चार्ज इस पर ये था कि इसने एक इंसान का इतने भयानक रूप में, लाइक भयानक तरीके से मर्डर कराया ना, तो इसमें तो कोई भी लॉ क्यों ना आ जाए, इसको सज़ा से छूटना नहीं चाहिए। तो इसी वजह से आज वो जेल के अंदर है। लेकिन फाइनली, लाइक थैंकफुली, नूर की फैमिली को जस्टिस मिल गई है उसकी बेटी के लिए। ये है बात। बहुत कैड़ाई साइकोपैथ है भाई यार। ब्रो, लाइक जो लोग ऐसे होते ना, ये कम बोलने वाले, और तुमने भी देखा ही होगा ये चीज़ हाँ तो भाई। लेकिन इनकी आंखों में देखो तो कुछ इंस्टेबिलिटी दिख जाती है कि थोड़े परेशान से, और वैसे अंदर ही अंदर बहुत चल रहा होता है। खिचड़ी पकड़ी होती है अंदर बहुत तगड़ी वाली। जो मर्द है, दिस व्हाट आई फील लाइक, आई एम नथिंग अगेंस्ट वुमेन अगेन, ठीक है, लेकिन जो आदमी होता है ना, लड़कों पे बचपन से ही हमें ऐसा बड़ा करा जाता है। ये तो इंडिया में ही हो सकता है ये, या फिर हमारे नेबरिंग कंट्रीज में ही हो सकता है ऐसा, लेकिन बचपन से हमें ऐसा बड़ा हो जाता है कि जैसे तुम हो, तो तुम्हें, अगर तुम्हारे भाई बहन है तो तुम्हें अपने भाई बहन की भी देखभाल करनी है, तुम्हें अपने माँ बाप को भी देखना है बड़े होकर, तुम्हें जॉब भी करनी है, तुम्हें अच्छे से भी रहना है, फैमिली सोशली भी एक्सेप्टेबल होना है, हर एक चीज़ एक्सेप्टेबल होनी चाहिए। तो ऐसा करते करते, और फिर बाकी लड़के भी ऐसे ही बड़े हो रहे हैं भाई, उनके माँ बाप भी उन्हें ये चीज़ बता रहे हैं ना, बाकी लड़के भी ऐसे बड़े हो रहे हैं। तो लड़कों के साथ क्या हो रही है ना प्रॉब्लम, कि मेरे दोस्तों के साथ भी ये प्रॉब्लम है कि हम लोग अंदर जो चीज़ है एक दूसरे को नहीं बताते, हम लड़कों को नहीं बताते हैं, सही बात। ठीक है। कई बार तो हम लड़कियों को भी नहीं बताते, गर्लफ्रेंड को भी नहीं बताते, बीवी को नहीं बताते।
तो ये चीज़ें अगर किसी एक ऐसे इंसान के जैसे जाकिर के साथ ही हुआ, अगर घुटते घुटते जिसके दोस्त ही नहीं है ना, जो बात नहीं करना चाहता किसी चीज़ के बारे में, उसका लास्ट रिजॉर्ट, पहला रिजॉर्ट और लास्ट रिजॉर्ट ये है कि मुझे या तो किसी को मारना है या मुझे लड़ना है ना, या फिर मुझे कोई एक्शन लेना है, अपनी पावर का यूज़ करना है। तो ऐसे लड़कों के साथ ये प्रॉब्लम होती है कि घुटते 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 सालों तक वो चीज़ ना फिर गुस्से में बदल जाती है, और गुस्सा एक ही बार बाहर आता है वो, और जब वो एक ही बार बाहर आता है तो बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है उनके लिए भी, उनके आसपास वाले लोगों के लिए भी। ये प्रॉब्लम होती है मेरे ख्याल से। भाई बात करनी चाहिए। हाँ, लड़कों को भी बात करना बहुत ज़रूरी है, लाइक एक्चुअली जनरली अपने आप, लाइक अपने या तो फैमिली से बात कर लो सबसे पहले, अच्छी चीज़ तो वो भाई है। वो ही बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि Family से बात करो। क्योंकि भाई जज कर लेते हैं ना लोग, जैसे बाहर वाले लोग होते हैं, आप वो ज़्यादा सोचते हैं लोग कि ये मुझे जज कर लेगा या ये क्या सोचेगा, किसी और को ना जाके भाई बता दो दे। चीज़ें होती हैं, मतलब किसी का बात शेयर करने का एक तो मुद्दा ये भी होता है कि तुम कितनी बात अपनी रख पा रहे हो, या फिर दूसरा बंदा तुम्हें कितना अलाउ कर रहा है अपनी बात रखने के लिए। तुम्हारे फ्रेंड्स या तुम्हारी फैमिली, तुम कितने क्लोज हो उस पर भी डिपेंड करता है अगला बंदा तुम्हें कैसे ट्रीट कर रहा है, कैसे रख रहा है। लेकिन ये बंदा तो अलग ही साइकोपैथ है भाई, इसने तो गला काटना, उस जोन में जाना ही अपने आप में। उसके साथ वो भी था ना कि फैमिली पावर भी थी उसके पास। जाकिर जफ़र जी जो उसके फादर थे, जफ़र जी, उनके पास बहुत ही ज़्यादा पहले तो पैसा भी था, फिर पॉलिटिकल पावर भी थी। तो उसको कहीं ना कहीं बचपन से ये हुआ होगा मैं तो पावर में ही हूँ, अमीर ज़्यादा यही सोचता मैं तो अमीर ही हूँ हमेशा के लिए। तो उसके साथ ये वाली प्रॉब्लम भी थी कहीं ना कहीं। लेकिन या जनरली जो लौंडे सुन रहे हैं, सारे के सारे लड़कों, यार बात करो यार, अपने दोस्तों से नहीं तो अपनी फैमिली से तो कर ही लो, अपने भाई बहन से कर ही लो, है ना। बहुत हेल्पफुल होता है ये चीज़ जनरली। सही बात है भाई। भाई हमारी जो ऑडियंस है उन्हें वो बहुत पसंद है यार, हॉरर। तो अगर आप कोई केस आपके पास आया हो, या आप बता रहे थे आपकी विलेज की एक स्टोरी है, तो विलेज की नहीं यार, ये एक्चुअली ना ये स्टोरी मुझे भेजी गई थी। पर ये बहुत, पहले मेरे को एक बात बताओ, तुम लोग कुल देवता पता है तुम लोगों को क्या होता है? कुल देवता पता है ना क्या होता है? बहुत सुना भाई हमने अपने पॉडकास्ट में, लोगों ने बताया। बेसिकली उत्तराखंड से सुना होगा तुमने। उत्तराखंड में कुल देवता बहुत मानते हैं, ठीक है, हमारा फैमिली का भी कुल देवता है। तो ये जो स्टोरी है मेरे पास, ये भी आई थी मेरे पे पौड़ी गढ़वाल से। बहुत ही ज़्यादा भगवान में विश्वास करना, कुल देवता कुल देवतियों में विश्वास करना। और बेसिकली यहाँ पे ये होता है कि अपना सब कुछ भगवान को दे देते हो, भगवान में बहुत मानते हैं। पौड़ी गढ़वाल तो बहुत ही ज़्यादा, ठीक है। तो ये स्टोरी थी एक फैमिली की, बहुत पुरानी स्टोरी थी, 1990s की थी। तो इसमें क्या था कि बहुत छोटा हंसता खेलता परिवार, और गांव में रह रहे थे ये लोग। अब इस फैमिली में क्या हुआ, इनके 2 बेटे हुए। पहले बेटे का नाम था सुशील और दूसरे बेटे का नाम था गगन, ठीक है। तो सुशील और गगन पैदा हुए, दोनों गांव में पले बड़े। लेकिन फिर उन्होंने सोचा कि जैसे जैसे इनकी 10th आने वाली थी, तो उनके फादर ने सोचा, या फिर उन्होंने भी ये इंसिस्ट करा, दोनों बेटों ने, सुशील और गगन दोनों ने, कि यार पापा हम लोग ना वहाँ चले जाते हैं, कहाँ, बाहर पढ़ने चले जाते हैं, ठीक है। तो उनके फादर ने बोला ठीक है बाहर पढ़ने चले जाओ। तो ये लोग आए, पहले देहरादून आए थे लोग, फिर देहरादून में इन्हें जमा नहीं तो दिल्ली गए लोग। और दिल्ली जाते थे ये लोग, तो दिल्ली में पढ़ाई करने लगे 11th-12th की। अब 11th-12th की पढ़ाई करी दिल्ली में, तो फिर कॉलेज भी वहीं कर दिया उन्होंने, ठीक है। पढ़ाई होती रही दिल्ली में, ये लोग एडजस्ट होते रहे। लेकिन गाँव में इनके घर वाले फिर भी इनका वेट कर रहे थे, है ना, बूढ़े पिता बूढ़ी माँ, है ना, तो वेट कर रहे थे ये लोग इनका। और जब इनका कॉलेज ख़त्म हुआ तो इनके पापा ने इनको कॉल करके पूछा कि राइट तुम लोग कभी वापस आ रहे हो? तो उन्होंने बोला नहीं मेरी तो जॉब लगी है। सुशील ने बोला मेरी यहाँ जॉब लगी है, और गगन ने बोला मैं आर्मी की तैयारी कर रहा हूँ, ठीक है। अब इनके घर में क्या था कि जो बड़ा बेटा था इनका, सुशील जो था, वो बहुत ज़्यादा फेवरेट था दोनों का, माँ बाप दोनों का ही फेवरेट था, लेकिन दिखाते नहीं थे वो कि फेवरेट है ना, ऐसा वाला। तो सुशील ने बोला फिर भी मेरी जॉब लगी है, लेकिन आप चिंता मत करो पापा, मैं घर आता रहूँगा, ठीक है। अब ज़िंदगी आगे बढ़ती गई, सुशील बड़ा हुआ, है ना, सुशील की शादी हुई, उसके बच्चे हुए। गगन भी आर्मी में लग गया था, गगन की भी शादी हुई, उसके भी बच्चे हुए। तो एक बार इनकी मॉम ने इन्हें कॉल करा, मदर ने कॉल करा पौड़ी में कि कुल देवता की पूजा हो रही है, वापस आ जाओ तुम लोग, मुझे कुछ नहीं पता, ठीक है। तो लोग वापस चले गए। अब कुल देवता भी अलग अलग होते हैं, ठीक है। इन लोग का था भैरव सुना हुआ ना तुमने? भैरव में एक तो एंगर बहुत होता है, ठीक है, लेकिन वो एंगर किसी नेगेटिव चीज़ के लिए नहीं होता है, इट्स फॉर अ पॉजिटिव थिंग, अपने आसपास के लोगों को बचाने के लिए। एक भाई को बचाने के लिए ऐसे टाइप का गुस्सा होता है कि भाई पे किसी ने हाथ लगा दिया तो उनका हम बदला लेंगे। तो बेसिकली प्रोटेक्शन का एक वो बोलो तुम जरिया कुल हमारे भैरव जी होते हैं, इनके भैरव जी थे, इनकी फैमिली के भैरव जी थे, ठीक है, कुल देवता। तो भैरव की पूजा हो रही थी, ये लोग गए वहाँ, और पूजा करते करते लाइक उससे कुछ फील हुआ, सुशील को कुछ फील हुआ कि गगन को कुछ फील हुआ कि यार शायद मुझे वापस आ जाना चाहिए, शायद मुझे गांव में रहना चाहिए अपने घर वालों के साथ, शायद से मुझे गांव में रहना चाहिए। लेकिन सुशील को ये चीज़ फील नहीं हुई, ठीक है। अब
गढ़वाल में क्या होता है ना, एक बहुत ही, तुम लोगों ने शायद सुना होगा पहले बंटवारा, ठीक है, ज़मीन मतलब बांट देते हैं बच्चों में और ये सब कुछ हो रहा होता है। तो ये लोग आए हुए थे घर, इनकी फैमिलीज भी आई हुई थी, इनकी बीवियाँ भी आई हुई थी, बच्चे भी आए हुए थे। तो उनके फादर ने सोचा कि बंटवारे का टाइम आ गया शायद से, अब मैं बुढ़ा भी हो गया है ना, उनकी तबीयत ख़राब हो रही थी, उन्होंने कहा बंटवारा कर देते हैं। अब गगन ने अपने फादर को बताया कि मेरे गांव में रहने का मन है, तो उसके पापा खुश हो गए कि चलो हमारा एक बेटा तो यहाँ पे रहेगा। लेकिन फिर भी फेवरेट कौन था? बड़ा बेटा, ठीक है, बड़ा बेटा फेवरेट था। तो इनके फादर ने क्या करा, जैसे 100% की जो ज़मीन थी उसमें से 80% दे दी सुशील को, बड़े बेटे को, और 20% के जो खेत थे जिनमें खेती वगैरह होनी थी वो दे दिया गगन को, ठीक है। अब गगन इस बात से चिढ़ गया, ठीक है, उसने कहा मैं गाँव में रह रहा हूँ, तुम बड़े भैया को दे रहे हो सारी ज़मीन, उसको तो यहाँ रहना भी नहीं है, ठीक है। तो इस बात पे इनका बहुत विवाद होता था अपने फादर से भी, और उसके पापा बोलते थे यार मैं बुढ़ा हूँ, मेरी ना तबीयत ख़राब है, तू मेरे से क्यों लड़ रहा है ना, मैं यही चाहता था तो मैंने यही करा, अगर तू मुझे लायक लगता तो मैं तुझे दे देता, है ना। तो सुशील को लगा कि यार ज़्यादा बहस ना हो, तो इसीलिए उसने अपने जो हिस्से की ज़मीन मिली थी उसमें से आधी ज़मीन अपने छोटे भाई को दी थी गगन को, और वो चले गया दिल्ली काम करने के लिए अपनी फैमिली के साथ। अब गगन ने सोचा कि जब मेरे पास यहाँ इतनी ज़मीन है ही तो मैं यहाँ रह लेता हूँ थोड़ा टाइम, ठीक है। और आर्मी वालों की ना छुट्टी होती है, तुमने देखा होगा, 2-3 महीने की छुट्टी होती है, आ जाते हैं वो वापस घर आ जाते हैं। तो उसने उस पूरे टाइम गांव में खेती करी, अपने पापा की मदद करी, अपनी मम्मी की सेवा करी, है ना, गांव वालों से मिला जुला वो, और उसे बहुत ही अच्छा लग रहा था इस टाइम पे, कि उसकी बीवी को भी अच्छा लग रहा था। उसकी बीवी का नाम था मधु, आई थिंक सो, हाँ मधु, ठीक है, उनकी बीवी का नाम था मधु। तो गगन, मधु और उनकी 2 बेटियाँ यहीं रहते थे, गाँव में घुल मिल गए थे ये लोग, ठीक है ना, गाँव में घुल मिल गए थे। अब दोबारा से कुल देवता की पूजा होती थी, तो गगन को जब भी कुल देवता की पूजा होती थी उसे कुछ ना कुछ महसूस होता था, पॉजिटिव नेगेटिव पता नहीं हमें, लेकिन उसे महसूस होता था कि हाँ इस पूजा से मेरे पे कुछ असर पड़ रहा है, ठीक है। तो गगन का और मन करने लगता था गांव में रहने का। लेकिन एक टाइम फिर ऐसा आया जब उसे वापस आर्मी में जाना ही था, तो उसने अपनी बीवी को बोला कि मैं चलता हूँ, लेकिन तुम यहाँ पर ध्यान रखना, ठीक है, मेरी माँ का ध्यान रखना, मेरे पापा जी का ध्यान रखना, बच्चों का ध्यान रखना, तो तुम यहीं रहो, मैं जाता हूँ, ठीक है। अब वो चले गया और इन लोगों की लाइफ अच्छी खासी बीत रही है। तो क्या हुआ कि अचानक से इनके फादर की तबीयत ख़राब हो गई, ठीक है, क्योंकि बुढ़े भी थे वो, बुज़ुर्ग भी थे वो, तो उनकी तबीयत ख़राब हो गई। उन्होंने इसे कॉल करके बोला कि गगन जल्दी वापस आ जाओ, सुशील जल्दी वापस आ जाओ। सुशील उस टाइम पे वापस घर नहीं आ पाया, उसकी जॉब में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ चल रही थी, और उसने सोचा कि शायद तबीयत ख़राब हो रही है, मेरे फादर की तबीयत ख़राब होती रहती है, कुछ सीरियस नहीं होगा। गगन पहुँचा घर। अब गगन जिस दिन घर पहुँचा उस दिन रात में उनके फादर की डेथ हो गई अनफॉर्चुनेटली, ठीक है। तो गगन ने सारा क्रियाक्रम करा, अच्छे से सब कुछ करा, और गांव में भी क्रियाक्रम के बाद जैसे लोग मिलने आते हैं, तो गगन ही था अब उस घर का एक तरीके से मर्द, जो पूरी प्रॉपर्टी थी उसका मर्द अब गगन ही था जब मिलने आ रहे थे। तो गगन ही सबसे मिल रहा था, सबका दिलासा ले रहा था, बातें बूतें कर रहा था। और अचानक से एक हफ्ते बाद सुशील आया और पूरे गाँव वाले सुशील से बात करने लगे कि बहुत बुरा हुआ तुम्हारे फादर के साथ, है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए था, बहुत अच्छे आदमी थे, ऐसा ऐसा करके। गगन को वो चीज़ भी कहीं ना कहीं उसे बुरी लग गई कि यहाँ सब कुछ मैं देख रहा हूँ और तुम लोग फिर बड़े भाई पे वो कर रहे हो। फिर उसने बोला छोड़ो, कोई बात नहीं, ठीक है। अब सुशील जब घर वापस आया तो उसने गगन से बोला कि एक काम कर, तू आर्मी का काम छोड़ दे, है ना, माँ को भी तेरी ज़रूरत है यहाँ पे, हमारे मतलब उनका गाय भैंस भी थी, उन्होंने कहा तू छोड़ दे सब कुछ, मैं कमा लूँगा, मैं घर पैसे भेज दूँगा, तू यहीं रह, ठीक है। गगन ने भी पहले सोचा, फिर उसने कहा ठीक है मैं यहीं रहता हूँ। अब उसकी ज़िंदगी पूरी हो गई थी गाँव की, गगन पूरा गाँव में रहता था। तो गांव के जैसे होता ना कि खेत वगैरह, मतलब खेती बाड़ी करना, ये सारी चीज़ें करना, वैसा काम करता था वो। अब क्या हुआ कि गगन यहाँ रह रहा था तो उसका तीसरा बच्चा होने वाला था, अच्छा, ठीक है, उसकी 2 बेटियाँ पहले से थी, गगन का तीसरा बच्चा पैदा होने वाला था, तो वो खुश था और गाँव के लोग भी बहुत ज़्यादा खुश थे। पहाड़ों की बात एक बहुत ज़्यादा सही ये है कि पहाड़ों में सिर्फ रास्ते होते टेढ़े मेढ़े, वहाँ लोग बहुत ज़्यादा सीधे होते हैं, सब लोग खुश हो रहे हैं, ऐसा लग रहा था उन्हीं का बच्चा पैदा हो रहा है, ठीक है। तो वो लोग खुश थे उनके लिए। अब गगन का जब बच्चा पैदा हुआ था उसके अगले दिन बारिश होना शुरू हो गया था, ठीक है। अब बारिश हो रहा था तो सुबह इनकी बीवी और माँ घास के लिए जाती थी, और गगन ने बोला कि मैं काम से आ रहा हूँ, तुम दोनों घास के लिए चले जाओ। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस दिन उसकी मम्मी और बीवी की डेथ हो गई एकदम से। वो लोग टेढ़े मेढ़े रास्ते से आते ना, मतलब पहाड़ में जा रहे थे तो कच्चे रास्ते आते और मिट्टी आ गई, कीचड़ हो गया, तो फिसल के उनकी मौत हो गई, ठीक है। तो फिसल के उनकी मौत हो गई। तो गगन ने बोला, शाम हो गई थी, तो शाम हो गई तो गगन ने बोला कि मेरी बीवी और माँ कहाँ हैं। तो वो गया वहाँ पे ढूंढने के लिए, पूरे गांव वालों के साथ गया वो। तो गांव वालों में से किसी एक ने उनकी माँ और उनको बोला कि देखो ये खाई से नीचे गिरे हुए हैं,
तो वो लोग गए फटाफट वहाँ पे गए। तो पहली बारी देखने में तो यही लग रहा था कि हाँ ये गिर के मरे हुए हैं, मतलब फिसल के मर गए हैं। लेकिन एक बहुत पक्यूलर बात थी उन पे, ये थी कि उसकी बीवी की छाती के यहाँ पे बहुत गहरी चोट लगी हुई थी। अच्छा। इधर साइड लेफ्ट साइड पे बहुत गहरी चोट लगी हुई थी। तो पहला थॉट उनका ये आ रहा है कि पौड़ी गढ़वाल में सियार बहुत होते हैं, ठीक है। तो उन्हें ये लगा कि शायद से किसी सियार ने, है ना, डेड बॉडी पड़ी हुई सुबह शाम तक, सियार ने नोच लिया होगा। लेकिन सियार जैसी चोट नहीं थी वो। फिर भी उन्होंने कुछ नहीं सोचा, उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, ठीक है। अब वो दुख में भी था तो वो ये बताने नहीं चाहते थे कि किसी ने तेरी बीवी का ना मांस खाया, तो उन्होंने चुपचाप ढका उसको और वो घर आ गए। फिर इसने क्रियाक्रम करा। अब गगन का ये हो गया था कि पापा तो मर ही गए थे, भाई बाहर है ना, मम्मी भी मर गई, बीवी भी मर गई, सिर्फ 2 बच्चे थे उसके पास। तो वो अपना ज़्यादा टाइम बच्चों को दे रहा था। लेकिन धीरे धीरे ना उसको गुस्सा सा आने लग गया था अपनी बेटियों से, ठीक है। छोटी छोटी बात पे डांट देता था उससे वो। तो एक दिन अचानक क्या हुआ, गगन की जो बड़ी बेटी थी वो रात में सो रही थी, वो और उसकी छोटी बहन साथ में सोते थे, और वो रात में चिल्लाने लग गई, ठीक है। वो नाम लेने लगी, अलग अलग नाम लेने लगी, और कुल देवता का भी नाम लिया उन्होंने, भैरव का भी नाम लिया। भैरव का नाम लिया और वो सीधा उठी। अब गगन को लगा यार तो रात में चिल्ला रही है, उसने उसे मारा, ठीक है। तो वहाँ से उसने अपनी बेटियों को मारना शुरू कर दिया था। और जितना दिन वो उसे मारता गया, उसकी बेटी और भी ज़्यादा पागल टाइप की हो रही थी एक तरीके से, ठीक है। अलग अलग नाम लेती थी वो, अलग अलग नाम लेती थी। कभी अपनी माँ का नाम लेती, कभी कुल देवताओं का नाम लेती, ठीक है। तो गगन को समझ नहीं आ रहा था क्या हो रहा है, पर वो गुस्सा करने लगा था अपनी बेटियों से। अब एक दिन जब वो उठा तो अपनी बेटियों के पास गया, तो उसने देखा कि सेम एग्जैक्ट स्पॉट पे जहाँ पर उसकी बीवी की चोट लगी थी, वहीं पे उसकी बड़ी बेटी की भी चोट लगी है। एग्जैक्टली वैसी ही चोट, एग्जैक्टली उसी स्पॉट पे। तो उसको डर लग गया अचानक से। उसने कहा मैं क्या करूँ। वो ले गया एक पंडित के पास, ठीक है, वहीं पे जहाँ पे भैरव देवता का मंदिर था। तो वहाँ पे ले गया, तो पंडित ने बोला कि पहले हम इसका झाड़ फूँक करते हैं, क्योंकि एग्जैक्टली उन्हें भी क्या होता है ये चीज़ समझ नहीं आता। उन्होंने कहा पहले झाड़ फूँक करते हैं, पूजा करते हैं, फिर देखते हैं कि आगे क्या होता है ना। अब अगेन भैरव जी तो अगर जैसे कुछ हो जाए, किसी पे अपने पे चोट लग जाए तो बहुत ज़्यादा क्रोधित हो जाते हैं, है ना। तो जब ये सब कुछ हो रहा था तो बच्ची चिल्लाने लग गई थी, और ऑलमोस्ट ऐसा लग रहा था कि उसके अंदर भैरव जी की शक्ति आ गई, जैसे भैरव जी प्रकट हो गए उसके अंदर, ठीक है। वो चिल्ला रही थी, और उसने एकदम से रुक के अपने पिता की साइड देखा, अपने फादर की साइड देखा, गगन की साइड देखा, ठीक है। तो पंडित जी ने उसको रोका, उनको शांत करा। फिर उसने गगन को बोला तुम इसे घर ले जाओ, हम एक पूजा तुम्हारे घर में रखेंगे, और फिर वहाँ से सब कुछ जो भी दोष है, दोष मतलब बेसिकली कि जो भी नेगेटिव एनर्जी है, जो भी हुआ होगा वहाँ से पता चलेगा। अब गगन उसे घर तो ले जा रहा था, पर उसने उसकी छोटी बहन को रोका। उसने छोटी बहन को रोक के बोला कि अपनी बड़ी बहन का ध्यान रखना जब तक मैं कल तुम्हारे घर नहीं आता हूँ सारी सामग्री के साथ, ठीक है। अब छोटी बहन को क्या समझ आता, वो बच्ची थी 10 साल की। उसने कहा ऐसा क्यों बोला, फिर भी उसने कहा ठीक है मैं अपनी बहन के साथ सो जाती हूँ। अगला दिन हुआ, शाम का टाइम है ना, रात का टाइम, पूजा उसी टाइम पे होती है पौड़ी में। तो शाम को सारे लोग आ रखे थे, पूरा गाँव वहाँ पर आ रखा था, और भैरव का वो हो रहा था, नृत्य हो रहा था बेसिकली, है ना, नाच हो रहा था। तो पूजा हो रही थी भैरव जी के लिए, और धीरे धीरे जो बड़ी बेटी थी उनकी, उसको गुस्सा आ रहा था, और बार बार एक ही चीज़ चिल्ला रही थी, मधु मधु मधु, अपनी माँ का नाम ले रही थी, मधु मधु बोल रही थी, बस और कुछ नहीं बोल रही थी, ठीक है। तो जो छोटी बच्ची थी वो पंडित जी के पास गई। उसने कहा पंडित जी मुझे ऐसा पक्की बात पता नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि मेरी बड़ी बहन के अंदर मेरी माँ का भूत आता है, मेरी बड़ी बहन के अंदर मेरी माँ का भूत आता है। उसने ऐसा कहा पंडित जी से। तो पंडित जी ने कहा कि आपको पक्का श्योर है, ऐसा क्यों बोल रहे हो आप। तो उसने कहा कि जब वो रात में चिल्लाती है तो कभी कभी वो ऐसी चीज़ें बोलती हैं जो सिर्फ मुझे और मेरी माँ को पता थी, ठीक है। तो उसने कहा ठीक है। अब वो बच्ची वापस जा रही थी तो वो दोबारा घूमी वापस। उसने कहा पंडित जी एक और बात है, मुझे लगता है कि मेरी माँ और दादी जी फिसल के नहीं मरे, मेरी माँ और दादी जी को मेरे पिताजी ने मारा है। अच्छा। हाँ, ये छोटी बेटी बोलती है पंडित जी से, मेरी माँ और मेरी जो दादी थी उनको मेरे पिताजी ने मारा है। अब पंडित ने बोला कि तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो। तो उसने कहा दोबारा से जब मेरी बहन रात में उठती है, जब वो सिर्फ मतलब अपना नाम लेती है, मेरे ऐसी बातें बताती हैं जो सिर्फ हम दोनों को पता थी, तो तब मेरी माँ ने ही मुझे बताया था ये चीज़ कि तुम्हारे पापा ने मुझे धक्का दिया था, ठीक है। अब पंडित जी ने बोला कि ठीक है अभी तो हम पूजा नहीं रोक सकते हैं, गाँव वाले हैं ना, पूजा नहीं रोक सकते, मैं इसके बाद तुमसे बात करूँगा। लेकिन वो छोटी बच्ची उसको पंडित को छोड़ के नहीं गई वहाँ से, ठीक है। पूजा खत्म हुई और पंडित जी ने गगन को बुलाया अपने पास और उसके बड़े भाई को भी बुलाया। तो उन्होंने पूछा कि क्या तुमने ऐसा ऐसा करा, ऐसा ऐसा करा। उसने कहा नहीं, ठीक है। तो जो छोटी बेटी थी ना वो बहुत देर से चिल्ला के थक गई थी, तो सो रही थी, ठीक है। तो जब वो ये सारे क्वेश्चन पूछे थे, पंडित जी गगन से सारे क्वेश्चन पूछे थे, तो वो एकदम से उठी। तो उसने फिर सारी स्टोरी बताई कि एक्चुअल में हुआ क्या। अब जैसे मैंने तुम्हें पहले बताया कि गगन
अपने भाई से बहुत चिढ़ता था वो, बहुत ज़्यादा चिढ़ता था वो। और गगन था आर्मी वाला लड़का था वो, ठीक है। तो गगन को हमेशा से एक लड़का चाहिए था जिसे वो मतलब अपने तौर तरीके सिखा सके, है ना, आर्मी में भेज सके, मर्द टाइप का बना सके, ऐसा टाइप का उससे एक लड़का चाहिए था। पर गगन को ऐसा कहीं से या तो उसे सुना या उसे ऐसा अंधविश्वास से कुछ हो गया था कि उसकी जो तीसरा बच्चा होने वाला है वो भी एक लड़की ही होगी। और वो बहुत ज़्यादा गुस्से में था इस बात से अपनी बीवी से। अब उसकी बीवी तो ये चीज़ चेंज नहीं कर सकती कि कौन सा बच्चा पैदा हो रहा है, राइट, इट्स नॉट पॉसिबल, बायोलॉजिकली पॉसिबल नहीं है, पर फिर भी वो अपनी बीवी से लड़ता था इस बारे में। तो एक दिन लड़ाई करते करते क्या हुआ कि उसने अपनी बीवी को रात में बोला कि मुझे बेटा ही चाहिए, मुझे नहीं पता तुम कैसे करते हो, मुझे बेटा ही चाहिए। तो ये चीज़ उसकी माँ ने सुन ली थी, ठीक है। और नॉर्मली क्या होता था कि उसकी माँ उसकी बीवी के साथ घास पे नहीं जाती थी, घास पे मतलब घास लेने नहीं जाती थी गाय भैंस के लिए, लेकिन उसकी अगली सुबह, जैसे मैंने तुम्हें बताया था ना जिस दिन बारिश हो रही थी, उसकी माँ भी उसके साथ गई ताकि वो अपनी बीवी उसकी बहू से बात कर सके कि तुम चिंता मत करो, मैं गगन को सब कुछ समझा दूंगी, ऐसा पॉसिबल नहीं है सब कुछ। पर गगन था गुस्से में, तो गगन इन दोनों के पीछे गया। उसे लगा कि मेरी माँ कुछ पट्टी पढ़ा रही है मेरी बीवी को, ठीक है। तो वो उनके पीछे पीछे गया ये सोचते हुए कि मैं इसको ढंग से समझाता हूँ, आराम से बात करता हूँ, लेकिन वो धीरे धीरे बात करते करते उसे गुस्सा आ गया। तो उसकी माँ ने बोला बहू को छू मत, बहू को मार मत, ठीक है। तो उसने कहा क्यों, क्या कर लोगे। तो उसने पहले अपनी माँ को ही धक्का दे दिया, तो उसकी माँ गिर गई, ठीक है। उसकी माँ खाई से नीचे गिर गई। अब उसकी बीवी ने कहा मैं सबको बता दूंगी, सबको बता दूंगी। तो उसने खंजर निकाला अपने उससे और अपनी बीवी का ऐसा डाला, बाहर खींचा, और क्योंकि उसके चोट लगी थी तो डिसबैलेंस हो गया, फिर वो वहाँ से नीचे गिरी, ठीक है। तो ये चीज़ हुई। तो ये सब कुछ जब एक बच्ची बोल रही है, बच्चे के अंदर आत्मा बोल रही है, तो पुलिस उस स्टेटमेंट का क्या करेगी, कुछ नहीं कर सकती है ना भाई, भूत की बात तो नहीं मानेंगे पुलिस वाले। तो बच्ची ने बोला नहीं, भैरव की कसम, मैं भैरव की कसम खा रही हूँ, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, सच में यही हुआ था और मैं तुम्हारी बीवी ही बोल रही हूँ, ठीक है। उसकी आवाज़ भी चेंज हो गई थी। पर फिर भी पुलिस वालों को बुलाया गया था यहाँ पे। अब इसके बाद अब पुलिस वाले दोबारा वही चीज़, हम भूत की बात पर मान नहीं सकते, लेकिन फिर उन्होंने कहा कि हाँ वो जो चोट थी वो सच में किसी सियार या फिर किसी कुत्ते के काटने की नहीं लग रही थी मुझे, वो किसी चाकू की लग रही थी। तो इस बेसिस पे उन्होंने गगन को अरेस्ट तो नहीं कर सकते थे वो लोग, पर उन्होंने उसे पकड़ के रखा वहाँ, कस्टडी में ले लिया। कस्टडी में रखा। लेकिन फिर बाद में पता चला कि गगन ने तो प्लॉट के हिसाब से भी बहुत सारे मतलब घपले वगैरह करे हुए, तो उस बेसिस पे उन्होंने फिर उसे अरेस्ट ही कर लिया। अब क्या हुआ कि गगन तो अरेस्ट हो गया था, लेकिन उनकी फैमिली में कोई नहीं था, बच्चियाँ कहाँ जाती। लेकिन फिर थैंकफुली जो उनका बड़ा भाई था सुशील, उसने कहा कि मैं तुम लोग को अपने साथ ले जाता हूँ। बच्चों ने बोला कि हम तो गांव छोड़ के नहीं जाएंगे, तो सुशील ही अपनी फैमिली के साथ गांव मूव हो गया था, थैंकफुली ये हुआ था। भाई ये तो अलग ही कहानी है भाई, ये कैसा मरता भाई, अपनी भाई ये बीवी मार वैसे दी। प्रॉपर्टी वगैरह ना करवा देती हैं लोगों से, ऐसी चीजें भाई। भाई जो साइको होता है ना वही करता है। वैसे देख बंटवारे कहाँ नहीं होते, हर घर में होते हैं, हर घर में कत्ल थोड़ी होते रहते हैं फिर। पर ये तो करा उसने लड़के के चक्कर में। हाँ लड़के भाई आपकी साइड भी है ऐसे कुल देवता वगैरह वाले? हाँ मेरे भी भैरव ही हैं एक्चुअली। अच्छा, तो हमारे वहाँ भी जब पूरा भी पूरी पूजा वगैरह पूरी होती है यार फुल हमारे देखा आपने लाइव जागर? लाइव का एक वो है मेरे पास, ये इतना कुछ इंटरेस्टिंग नहीं हो सकता, लेकिन मैं फिर भी तुम्हें बता देता हूँ। एक बार क्या हो रहा था, मेरे पापा हमारे घर के सबसे बड़े लड़के हैं। तो क्या होता है कि हर फैमिली में यही होता है, बाय द वे सिर्फ हमारा ही नहीं है, जो सबसे बड़ा लड़का होता है उस पूरे परिवार का, फादर की साइड का, तो वो फिर मतलब घर को देखता है जब पापा बुजुर्ग हो जाते हैं, ठीक है। तो मेरे पापा ने एक बारी कराई हमारी पूजा। तो ना हमारे फैमिली में क्या चल रहा था कि जो एडजेसेंट फैमिली थी उन पे बहुत प्रॉब्लम आती थी, बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम आती थी, ठीक है। अब जो ये घर बने हुए हैं हमारे मतलब कि पापा वाली साइड से गाँव में, तो कुछ घर ऐसे भी है ना जो दाल से बने हुए, इतने पुराने घर हैं। दाल पहले क्या होता था, दाल और मिट्टी को भैंस के ना पत्थर के बीच में डालते थे, तो वो वाले घर भी पड़े हुए हैं अभी तक। तो उन्हीं की में से एक हमारी जो एडजेसेंट फैमिली थी, उनकी फैमिली बहुत प्रॉब्लम चल रही थी। मेरे पापा ने पूजा कराई, कुल देवता की पूजा कराई, और भैरव को तो हम तो रम भी चढ़ाते हैं, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें चढ़ाते हैं। तो सब कुछ चढ़ाया, बकरी दी, सब कुछ हुआ, फिर भी वो ठीक नहीं हो रहा था। तो पापा ने फिर पूछा यार, है ना, भैरव जी से कि मतलब जो जिन पे आए थे वो, कि क्या प्रॉब्लम क्या हो रही है ना, यहाँ पे ऐसा क्या हो रहा है। हमारा तो सब ठीक है, मेरे भाई लोग भी सब ठीक है, लेकिन चाची, मतलब हम तो चाची बोलते हैं, तो चाची और को क्या प्रॉब्लम हो रही थी। तो उन्होंने कहा कि मुझे कुछ सेंस हो रहा है। अब ये बात सुन लो, ये एक ऐसे लड़के पे आ रखा था, ये जो भैरव जी ऐसे लड़के पे आ रखे थे जिसका कोई लेना देना नहीं है, मतलब गांव से कोई लेना देना नहीं है। हम लोग जैसे इंडिया में रहना ना, इनसे कोई लेना देना नहीं है। ये लड़का है यूएस का, ये सिर्फ यहाँ इसलिए आ रखा क्योंकि पापा ने बुला रखा था उसे, और ये आया 20 साल बाद। तो इसका कोई कुछ पता ही नहीं इसे गाँव के बारे में, ठीक है। तो इस लड़के पर आ गया था भैरव। अब वो तो भगवान किसे चूज़ करते हैं, हमें क्या पता, है ना। तो इस लड़के पे भैरव आ रखा। लेकिन मेरा बेसिकली कहने का मतलब ये है कि इसको बैकग्राउंड कुछ नहीं पता, इसको तो ये भी नहीं पता होगा कि तुम्हारा नाम क्या। अगर तुम मेरी फैमिली में होता ना, उसको पता नहीं होता तुम्हारा नाम क्या है, ठीक है। तो पापा ने उनसे पूछा कि क्या है प्रॉब्लम, क्या है। तो उसने कहा कि मेरे को जो कुछ भी नेगेटिव सेंस हो रहा है,
वो मुझे आस पास ही हो रहा है। अब हमारे वहाँ ना चौपाटी है, चौपाटी मतलब पता है? चौपाटी मतलब बहुत सारे लोग जहाँ इकट्ठे हो हाँ बस, तो पत्थर के बना रखे चौक टाइप की जैसे होता उसे चौपाल कहते हैं, चौपाल। हाँ, तो वहाँ धान भी कूटते हैं। तो वहाँ पे बैठे हुए सारे गांव वाले, और उन्होंने बोला मुझे आसपास से हो रहा है। तो उसके बगल में तो एक ही घर था, चाची और का घर। तो उन्होंने कहा कि मुझे आसपास से फील हो रहा है, और उन्होंने फिर वो मांगा, यार क्या बोलते हैं उसे, आई डोंट नो उस इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या होता है, लेकिन भगवान की जो पूजा करते हैं जिससे आवाज़ आती है, तो वो चीज़ मांगी उन्होंने, और फिर ना वो बजाने लग गए उसे। तो वो कह रहे थे कि जहाँ से भी आवाज़ वापस मुझे आएगी, मैं वहाँ उधर साइड जाऊँगा और तुम्हें बताऊँगा कि प्रॉब्लम क्या है। अगेन ये लड़का यूएस का है, इसको कुछ नहीं पता गाँव के बारे में, ठीक है। तो वो करने लगा, आवाज़ें सुन रहा था वो, और वो गया घर के अंदर ही करते करते। अब घर बना हुआ इतने साल पुराना, 100 साल पुराना घर, वो उस घर के अंदर गया, उसने कहा कि यहाँ पे खोदो। तो मेरे पापा उन्होंने खोदना शुरू करा, ठीक है। मेरे पापा थोड़ा बुजुर्ग हैं तो उन्होंने पूरा नहीं खोदा, पर हाँ मेरे पापा मेरे चाचा और उन्होंने खोदना शुरू करा। तो खोद रहे थे एकदम से ना पत्थर का स्लेट आया, जैसे ये है ना गोल स्लेट, और यही लगा लो गाँव वाला पत्थर बस, ठीक है, ग्रे कलर का ऐसा स्लेट आया। अब अचानक से मिट्टी के खोद रहे, मिट्टी के बीच में पत्थर कहाँ से आ गए भाई? तो उन्होंने खोदा, उसके नीचे उन्हें मिला अजीब सा धागा, कह लो तुम लोग, धागा का पीस था, एक लोहे का पीस था, कुछ सिक्के रखे हुए थे उसमें, 100-200 साल पुराने। इसको कैसे पता, हमें भी नहीं पता भाई, ठीक है। पर उसने बोला कि यहाँ पे खोदो, और वहाँ पे निकला। तो मेरे पापा ने निकाला, उन्होंने कहा यही है, कि उस टाइम पे शायद से किसी ने कुछ करा होगा उठोना, या फिर इस ज़मीन में डाल दिया होगा घर बनाने से पहले, तो तब से ही इनका प्रॉब्लम आती है। एक्चुअली उनका क्या होता है ना, घर में ऐसा सोच लो जैसे कोई एक खुशी आई, एक बच्चा पैदा हुआ, तो एक आदमी की जॉब टूट जाती थी। जैसे कि अगर कोई किसी ने गाड़ी ली, कुछ खुशी आ गई, तो उसके साथ ही साथ एक चीज़ बहुत खतरनाक बुरी भी हो जाती थी। चाचा जी का बेटा पैदा हुआ तो दादाजी की डेथ हो गई, ऐसा कुछ होता था उनके वहाँ पे, है ना। तो ये सब जब उन्होंने वहाँ से वो निकाला और वो फेंका, वो जो दोस्त था वो फेंका, तब से उनकी पूरी फैमिली बहुत ज़्यादा सही चले। तब से मेरे को थोड़ा ये याद है भाई, भैरव में मानना है भाई, भगवान तो विश्वास हुआ था सच में भाई। मतलब पहले मैं भी ऐसे ही हूँ ना, थोड़ा मॉडर्न बैंगलोर पढ़ा हूँ, ठीक है, बैंगलोर में पढ़ा हूँ, फिर पुणे में जॉब करी है, ये सारी चीज़ें, तो थोड़ा बहुत होता है कि भगवान होगा, लेकिन मैंने अभी आंखों से देखा नहीं तो मैं मान कैसे लूँ। लेकिन उस दिन जब मैंने सच में देखा कि यार 100-200 साल पुराना घर, इनको क्या पता है ना, मेरे चाचा तो भयंकर यूएस में रहते हैं, तो तब मुझे थोड़ा वहाँ यार होता तो है ऐसी बात नहीं। चाचा वैसे खुद यूएस में रहते थे, बट उनको वहाँ प्रॉब्लम आ रही थी। जो ये वाले मेरे चाचा थे, ये वापस आए यहाँ उत्तराखंड, और मेरे फादर की साइड से एक दूसरी फैमिली थी जिनको प्रॉब्लम हो रही थी। लेकिन भैरव जी जैसे चूज़ करते हैं वो ना, हर पीढ़ी से चूज़ करते हैं किसकी बॉडी पे पोजेस करना कौन है। पर बड़ी क्लीन बॉडी चाहिए होती है उनको, मतलब ऐसा होता है। तो यार इतना तो एग्जैक्टली मुझे नहीं पता, तुम्हें पता तो मुझे बता दो क्या होता है। मतलब बस वो होता है जिन पे आते हैं उनके रूल्स होते हैं कि वो मतलब अगर किसी की बॉडी पे जा रहे हो, उसको एक पर्टिकुलर नियम कानून फॉलो करने होते हैं बहुत टाइम तक। किसी और का वो अपना झूठा वो नहीं खा मतलब झूठा नहीं खा सकता, चिकन नहीं खा सकता, दारू नहीं पीता वो, ना प्याज खाता हो ना लहसुन खाता हो, मतलब जहाँ तक हमें पता है ऐसा होता है। हमने अभी एक पॉडकास्ट करा था उनके साथ, जिनकी बॉडी पे गोलू देवता आते हैं। गोलू देवता भी उत्तराखंड के एक बहुत ही प्रोमिनेंट देवता हैं, कुमाऊं रीजन के। तो वो बता रहे थे अगर जैसे वो खुद रूल फॉलो नहीं करते, मतलब वो उन्हें अपना खाना भी खुद बनाना है, खुद खाना है, वो अपनी बीवी के हाथ का भी नहीं खा सकते, और खुद बनाना है खुद खाना है। अगर उन्होंने किसी और के घर का खा लिया तो उनको स्किन डिजीज होने लग जाता है अगले दिन से। हाँ, तो फिर वो पता चल जाता है कि गलती हुई है, फिर वो माफ़ी वगैरह मांगते हैं, तब जाके ठीक होते हैं। तो ऐसे उनके रूल्स होते हैं। बट ठीक है, अगर उनकी बॉडी में आया मतलब ठीक है, कुछ देखा जाए, हो सकता है वो क्लीन बॉडी हो या फिर वो ना करता हो ऐसा कुछ। मन से भी तो होता है, जो मन से मानता होगा उन पे तो आते हैं। सही बात है भाई। आप स्टार्टिंग में बता रहे थे क्रीपी पास्ता करके कुछ चल रहा है भाई, उसके एक बारे ना में थोड़ा न्यू बताओ। टाइप का हॉरर आ रखा है, जो स्पेसिफिकली जो लोग ये होते हैं ना, अगर कोई जेंजी लोग देख रहे हैं पॉडकास्ट अभी सुन रहे हैं, तो उन लोगों को पता होगा कि देयर इज़ अ न्यू हॉरर इन टाउन जिसे बोल सकते हैं। वो है कि आइसबर्ग, टेल लिस्ट, क्रीपी पास्ता, ये सारी चीज़ें हैं। और जेंजी लोग को पता होगा स्पेसिफिकली मैं क्रीपी पास्ता की कैसे बात करता हूँ। पहले मैं तुम्हें समझा देता हूँ, पहले मैं स्टोरी समझा देता हूँ, फिर तुम्हें मैं क्रीपी पास्ता बताता हूँ, ठीक है। तो ये क्रीपी पास्ता है मेरे चैनल से रिलेटेड ही है, ट्रू क्राइम वाले से, SRP से, जेफ द किलर की। अब स्टोरी ये है जेफ द किलर की कि बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल सा इंसान था, ठीक है, खेती बाड़ी करता था बाहर, लेकिन US वगैरह में, तो अमेरिकन रीजन में खेती बाड़ी करता था, अपने घर में रहता था, और इनका वैसा स्टेबल टाइप का घर था। तुमने देखा होगा ना, काउबॉयज मूवी दिखाते हैं, वैसा टाइप का घर था इनका, ठीक है। तो वहाँ रहता था अपनी फैमिली के साथ, कोई किसी से दिक्कत नहीं, दूर दूर पे घर थे, लेकिन ऐसा था कि आस पड़ोस का माहौल अच्छा था,
ठीक है। लेकिन इतनी भी पुरानी बात नहीं है कि दुकान नहीं थी और गाड़ियाँ नहीं थी, ठीक है, इतनी पुरानी बात नहीं है, नई नई बात ही है। तो जेफ जो ये लड़का था, ये बहुत अच्छा इंसान जैसे बोलते हैं, अपने आप में रहना, अपना काम करना, दूसरों की मदद करना, वैसा टाइप का था, ठीक है। और ये हेल्पफुल नेचर का बहुत था, तो इसे कहीं ना कहीं विश्वास था कि अगर कभी मेरे साथ कुछ बुरा हो जाए तो मेरा कोई ना कोई तो मदद कर ही देगा, ठीक है। तो एक दिन क्या हुआ, जेफ अपने घर में सिंक की सफाई कर रहा था, ठीक है। तो जैसे अभी आते हैं ना प्रोटेक्टिव एसिड आते हैं, जिनसे मतलब कि अगर गलती से हाथ पे भी गिर जाए, जो हाथ पे वगैरह होते हैं, जो ये क्लीननेस वाले होते हैं, तो अगर हाथ पे भी गिर जाए तो अगर तुम हाथ धो दो तो तुम पे इतना असर नहीं होगा। पहले ऐसे नहीं होते थे, पहले तो प्रॉपर एसिड, तो वही होते थे तेजाब, क्या है वो? तेजाब, हाथ बस जल जाएगा, हाँ। तेजाब भाई, हाथ जल जाता था उससे। तो उससे साफ कर रहा था वो, तो उसने लिया था ब्रूम, ठीक है, और वो साफ कर रहा था, और उसने साफ करते करते सिंक के बगल में रखा वो बॉटल जो तेजाब का था। अब वो साफ कर रहा था और गलती से उसकी कोनी लग गई उस पर, और वो पूरा एसिड उसके फेस पे गिर गया, ठीक है, और उसको पूरा फेस जलने लग गया, ठीक है। लेकिन फिर भी कुछ भी करके उसने उठा और अपना पूरा का सर एक उसमें डाला, सिंक में, जिसमें पानी चल रहा था उस, सॉरी बाल्टी में डाला जिसमें पानी चल रहा था उस टाइम पे। तो उसने डाला तो कुछ तो डैमेज बचा उसका, लेकिन उसको फिर भी दर्द होता, तो वो चिल्लाते चिल्लाते गया एक फार्मासिस्ट के पास, ठीक है, कि मुझे दवाई दे दो। और उसको देखते ही वो चिल्लाने लग गया कि ये कैसा आदमी है, अजीब सा दिखने वाला, भाग जाए ऐसे, भाग जाए ऐसे करके लगे, ठीक है। तो उसने कहा यार इसकी मैंने इतनी मदद करी थी और यही मुझे ऐसा कर रहा है, बल्कि मैं तो उसका नेबर हूँ, है ना, मैं तो यहाँ पे पास में ही रहता हूँ। तो पहले उसने कुछ नहीं करा, फिर उसने कहा कोई नहीं, तुम मुझे दवाई दे दो, मैं खुद ही लगा लूँगा। पहले उससे बोल रहा था कि तुम मेरा मरम पट्टी कर दो, फिर उसने कहा कोई नहीं, तुम मेरी दवाई दे दो, मैं खुद ही लगा लूँगा। तो उसने दवाई ली, बैंडेजेस ली जेफ ने, और वो अपने घर गया और वो पट्टी लगा रहा है, उस पर दर्द भी हो रहा है। अब एसिड जब गिरता है ना तो चमड़ी तो जलती है, चमड़ी के नीचे पस और बन जाता है, और जब उसे हिला दो तो भाई बहुत दर्द होता है भयंकर, ठीक है। तो जैसे अगर कभी तुम्हारा ना हाथ गर्म तवे पे लगा होगा ना, तो वहाँ पे पस बन जाता है, एग्जैक्टली वही सीन है, ठीक है। तो उसको दर्द भी हो रहा था और वो रैप भी कर रहा है अपना, आपको आधे बाल गायब हो गए उसके, ठीक है, फिर भी कर रहा है कुछ भी करके। तो जेफ की एक गर्लफ्रेंड थी उस टाइम पे, जैसे मतलब उसकी लवर, तो उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता था, एंड देवर लाइक कि मरना जीना सब साथ में हमारा, ठीक है, चाहे कुछ भी हो जाए हमने साथ में रहना है। तो वो घर आ रही थी और जेफ चिल्ला रहा था, तो भाग भाग के अंदर गई। उसने जैसे ही जेफ को देखा, उसकी शक्ल देखी कि ये तो ऐसा पस भरी हो गई है, लाल लाल सी है ना गर्दन तक, तो वो भी चिल्ला के भागने वाली थी वहाँ से। तो उसने कहा कि अरे रुको, मैं हूँ, जेफ हूँ, है ना, तुम कहाँ जा रही हो? उसने कहा नहीं, मैंने तो इस आदमी से प्यार नहीं करा था, तुम्हारे चेहरे को क्या हो गया? मैंने तो इस आदमी से अपना रिश्ता नहीं बनाया था, मैंने इस आदमी से शादी नहीं करी थी, और वो भी वहाँ से चली गई। तो अब जेफ को ऐसा हो रहा था कि सब जिनसे मैं प्यार करता हूँ, जिनसे मैंने हेल्प करी है जिन लोग की, वो ही मुझे छोड़ के जा रहे हैं जस्ट बिकॉज मेरा फेस ख़राब है। तो जेफ का वहाँ से साइकी होना शुरू हो गया था, ठीक है। तो पहले वो अपने टाउन में ऐसे लोगों को मारता था जो बहुत ज़्यादा सुंदर दिखते थे, बहुत ज़्यादा सुंदर जो लोग होते हैं ना। तो तुम्हें पता होगा ये कि बाहर देश में क्या होता है, देयर आर लाइक पोल डांसर वगैरह होते हैं, तो वहाँ पे बहुत सुंदर एग्जॉटिक लड़कियाँ रहती हैं। तो वो जाता वहाँ पे बाहर पर रुकता, ठीक है, और देखता कि कब कौन शिफ्ट से बाहर आ रहा है, उस लड़की को पकड़ के अपने साथ ले जाता और उसको पूरा का पूरा पहले चेहरा काटता था वो, और फिर उसे मार देता था। ऐसा करता था जेफ, ठीक है। पहले उसने शुरुआत करी लड़कियों से कि जो सुंदर लड़कियाँ थी। फिर उसने देखा कि यार लड़कियों को भी वही लड़के पसंद आते हैं जो दिखने में अच्छे होते हैं, जो दिखने में सुंदर होते हैं। तो फिर वो उन लड़कों को मारने लगा। लेकिन फिर एक पॉइंट ऐसा आया जेफ की लाइफ में जब वो लिटरली जोकर बन गया था। जोकर की कहानी पता है ना तुम्हें? ही इज लाइक रेबेल्ड अगेंस्ट द सोसाइटी से खुंदा गया उसे। तो जेफ भी लोगों को मारते मारते ऐसा बनता जा रहा था जैसे कि वो रेबेल कर रहा है सोसाइटी के अगेंस्ट। तो फिर उसने धीरे धीरे करके अब सुंदर लोगों से वो हर एक आदमी को मारने लग गया था, ठीक है। तो ये बेसिकली जेफ की कहानी है। लेकिन ये कहानी आई कैसे? क्रीपीपास्ता मतलब बेसिकली ये होता है कि दी लेजेंड्स, तुम लोगों को पता है ना, मंकी मैन के बारे में सुना तुम लोग, है ना, मंकी मैन के बारे में सुना है, दिल्ली में होता है। तो ये भी जो लेजेंड है ना, क्रीपीपास्ता, ये आते हैं हमारे इंटरनेट से, ठीक है। अब ये स्टोरी बनती रहती है, इनमें आधी सच्चाई होती है और आधी मैंने तुम्हें स्टोरी बताई, तुमने किसी और को बताई, तो थोड़ी चेंज एड-ऑन्स हो गए। हाँ, मसाला आ गया, चेंज मसाला आ गया तो फिर स्टोरी बदल गई। हाँ, तो ये बदलते अभी जेफ की कहानी ये है जो मैंने तुम्हें बताई, ठीक है। लेकिन जेफ की कहानी की शुरुआत कैसे हुई थी कि पहले 4chan एक वो है, वेबसाइट है, ठीक है, बहुत ज़्यादा क्रीपी है। अगर तुम्हें कभी मिले मौका तो 4chan पर जाना तो मैं रिकमेंड करूँगा मत जाना, पर फिर भी। तो वो डार्क वेब से एक्सेस होती है, नॉर्मली भी? नहीं, 4chan तो कोई भी कर सकता है। इट्स बेसिकली लाइक क्लीनर वर्जन नहीं, बट मोर एक्सेसिबल वर्जन ऑफ डार्क वेब, ऐसा टाइप का। जैसे रेडिट टाइप का हो गया, रेडिट पे स्टोरीज होती हैं। मतलब उसको नॉर्मल ब्राउजर से एक्सेस कर सकते हैं उसको, मतलब करना मत, पर कर सकते हैं कर सकते हैं बेसिकली है। क्योंकि 4chan में फिर ना बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी हैं, डेटा ब्रीच का भी प्रॉब्लम है, तो करना मत।
लेकिन कर सकते हैं। 4chan पर इसी चीज़ के लिए नहीं है कि क्रीपी चीज़ें उसमें बहुत सारी इन्फो है, लेकिन फिर बहुत सारी इन्फो जो कोई गवर्न नहीं कर रहा है, जैसे कोई देखभाल नहीं कर रहा ना, तो उसमें लोग ऐसी चीज़ें भी डाल देते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा क्रीपी होती है। जैसे मैंने 4chan में एक बार एक वीडियो देखी थी, मैंने एक बार 4chan में एक वीडियो देखी थी, उसमें एक लड़का बैठा हुआ था कंप्यूटर के सामने। हॉरफाइंग स्टोरीज बता सकते हाँ हाँ बता सकते। तो उसमें एक लड़का बैठा हुआ था कंप्यूटर के सामने, ठीक है, एंड ही वाज लाइक साइको, पूरा का पूरा साइको था। और उसने एक स्ट्रीम चल रही थी उसकी, मतलब जैसे ट्विच स्ट्रीम चलती है, यूट्यूब स्ट्रीम चलती है, और इधर साइड पे एक टाइमर था उसका बहुत छोटा सा, ऐसे में टाइमर था, ठीक है, सेकंड्स बदल रहे थे, 14, 13, 12, 13। तो जैसे जैसे पहले तो जब वो 20 मिनट से स्ट्रीम कर रहा था तो उसने कहा कुछ नहीं यार क्या है, लोग देख रहे थे कुछ नहीं होता है। तो जैसे जैसे टाइम 15 सेकंड पे आया, उसने एक शॉट गन ली, लिटरली भी मुंह के अंदर रखी और गोली मार दी स्ट्रीम पे अपने आप को, जैसे ही टाइम जीरो हुआ। तो ऐसी चीज़ें डालते हैं लोग 4chan पे, बहुत ही ज़्यादा क्रीपी, पर वो ये गवर्न नहीं कर रहा, कोई देखभाल नहीं कर रहा, तो उसी में। तो 4chan में सबसे पहले आया था ये जेफ द किलर की फ़ोटो, एक ये रही फ़ोटो, ठीक है, तुम्हें दिख रहा होगा कि स्माइल कैसी है उसकी, अजीब सी है, पूरे होठ लाल है, शक्ल पूरी सफ़ेद है, और आँखों के नाम पे सिर्फ बटन है 2, दिख रहा है ना। तो अगर ऐसे इंसान को, भाई मैं भी देखता है रियल लाइफ में, मेरे को भी डर लगता ही है, लेकिन फिर यहाँ से लेजेंड बनना शुरू हुआ। और जेफ द किलर की आधी कहानी ये थी कि उसके मुंह पे तेज़ाब गिरा था, और मुझे लगता है जो आधी कहानी है ना कि उसकी गर्लफ्रेंड से छोड़ के चली गई, उसके बाद जो डॉक्टर के साथ हुआ, ये सारी जोड़ के बनती रहती हैं। लेकिन क्रीपी पास्ताज आर दोज कि इंटरनेट लेजेंड बोल दो तुम लोग इसे, ठीक है, किस पे तुम्हें विश्वास करना है वो तुम्हारे ऊपर है, ठीक है ना। ये होता है क्रीपी पास्ता। ऐसे एक सिमिलर क्रीपी पास्ता है, मतलब जेफ द किलर वाला तो नहीं है, लेकिन एक क्रीपी पास्ता है जो कि अगेन जेनजी लोगों को बहुत पसंद होगा ये, उसका नाम है smile.jpg, ठीक है। तो smile.jpg मतलब तुम्हें पता ही हो, फोटोज़, ठीक है ना, फोटोज़ हम सभी को पता है। लेकिन ये जो स्टोरी बनाई गई थी ना, ये जो क्रीपी पास्ता बनाया था, अगेन इसकी आधी इन्फॉर्मेशन कहीं से आई है, आधी इन्फॉर्मेशन इसकी जेनजी लोगों ने बनाई है। तो smile.jpg में क्या हुआ था कि एक टाइम था, ठीक है, यूके की बात है, तो एक टाइम था कि जब नया ईमेल आना शुरू हुआ था, ठीक है, नया उस समय ये MS ब्राउज़र वगैरह, ये सारे जो MS मैसेज होते हैं ना, ये सारे आने शुरू हुए थे। तो उस टाइम पे ईमेल का भी नया क्रेज़ था, और ईमेल में अटैचमेंट का भी एक नया केस था, अटैचमेंट के साथ फ़ोटोज़ भेजते लोग, ठीक है, तो फ़ोटोज़ का नया केस था। तो क्या हुआ कि एक अजीब सा ईमेल सर्कुलेट हो रहा था यूके के एक बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक एरिया में, एक फ़ोटो को लेके, और उस फोटो का नाम था smile.jpg, ठीक है। और बोला जाता है कि जो भी उस फोटो को देखता था वो कुछ दिनों में या तो मर जाता था, या फिर दे वेंट सो कम्प्लीटली साइको कि वो लोग ढंग से सोसाइटी में वो नहीं कर पाते थे, मतलब कि बिहेव नहीं कर पाते थे, लोगों से कैसे बात करनी उन्हें पता नहीं होता था ये चीज़, पागल हो जाते थे बेसिकली। है दे स्टिल हैड दिस कॉन्शियस कि मैं अपने घर में हूँ, लेकिन ये नहीं पता कि मैं किसके साथ हूँ या फिर मेरे सामने कौन है, ठीक है। तो इस फोटो में बेसिकली क्या था कि एक आदमी था, जब ये बहुत टाइम से सर्कुलेट हो रही थी ना, तो लोगों में एक डर सा बैठ जाता था, मंकी मैन हुआ था हमारा दिल्ली में, ठीक है, तो उसके बाद लोगों में डर सा बैठ गया था कि यार छत पे आता है भाई, तो छत से और जंगल वाले एरिया से दूर ही रहो। तो यही सेम चीज़ हो रही थी जब smile.jpg सर्कुलेट हो रही थी आसपास, ठीक है। तो एक लड़का था, उसका नाम था मिस्टर एल ने बोला है, जैसे मंकी मैन में होता है, तो मिस्टर एल ने बोला कि मैं इसके बारे में ना थोड़ा जांच पड़ताल करता हूँ कि एक्चुअली हुआ गया यहाँ पे। तो मिस्टर एल गया, उससे सारे जिन पे ये मेल गए थे उन सबको पहले पूछना शुरू करा कि कोई मुझे बता सकता है, तो सब ने मना कर दिया, हमें इसके बारे में, फोटो के बारे में बात नहीं करनी, या फिर उन्होंने ये बोला कि जो भी हमारी फैमिली मेम्बर ने जिन्होंने देखा था वो मर गए हैं, दोनों में से एक चीज़ हो रही थी। तो मिस्टर एल ढूंढे जा रहा, उसे लास्ट में एक लड़की मिली जो ज़िंदा भी थी और जिसका पति इस बारे में बात भी करना चाहता था, तो वो उसके घर गया अब, ठीक है। तो वो घर गया, उसने लड़की से बात करना शुरू करा और वो पूछ रहा था उससे कि इस फ़ोटो के बारे में क्या है। तो जैसे ही उसने नाम लिया smile.jpg, ठीक है, वो लड़की पागल सी होने लगी, सनकी सी होने लगी, वो उसे बोला कि मेरे को यहाँ बात नहीं करनी, वो बेड पे कूदने लगे, वो अपने कमरे में जाके बंद हो गई, ठीक है। तो मिस्टर एल के दिमाग में फिर ये हुआ, क्यूरियस बात है कि इसमें ऐसा भी क्या था, ये फ़ोटो ऐसी भी क्या थी, है ना, क्यूरियसिटी जागती है ना इंसान की। उसने बोला ऐसा भी क्या था उसमें, तो उसने बोला कि सॉरी मेरी बीवी बात नहीं कर सकती, आप प्लीज़ चले जाओ। तो वो वापस गया मिस्टर एल, पर तब उसकी बीवी का उसे एक ईमेल आया, उसने कहा कि मैं तुम्हें उस फोटो के बारे में बता सकती हूँ, इस पूरे लेजेंड के बारे में मैं तुम्हें समझा सकती हूँ, लेकिन ये फ़ोटो एक कर्स है, एक श्राप है, जो भी आदमी इस फ़ोटो को देखता है वो या तो पागल हो जाता है या फिर वो मर जाता है। क्या तुम्हें अभी भी ये फ़ोटो देखनी है, ठीक है, क्या तुम अभी भी इसके बारे में जानना चाहते हो। तो मिस्टर एल ने पहले सोचा, उसने कहा यार
मर ही जाऊँगा तो मैं क्या करूँगा, है ना, मेरी भी पूरी ज़िंदगी बची हुई है। रिसर्च कैसे करूँगा? हाँ, लेकिन फिर उसे लगा कि यार झूठ तो नहीं बोल रहे लोग, क्योंकि ऐसे अर्बन लेजेंड बहुत फैलते हैं यार, बहुत ज़्यादा फैलते हैं ना। तो कहा झूठ तो नहीं बोल रही है। उसने कहा मैं सोचता हूँ इस बारे में, फिर मैं तुम्हें बताता हूँ। लेकिन लास्ट में वो इस डिसीजन पे आया कि मुझे नहीं लेनी चाहिए फ़ोटो। अब मुझे नहीं लेनी चाहिए फ़ोटो, इस बारे में वो ईमेल लिखने वाला था उस लड़की को, मैरी को, तभी वहाँ से उसके हस्बैंड का मेल आ गया। उसने कहा कि तुमसे मेल पे बात करने के बाद उसके कुछ दिन बाद ही मेरी बीवी मर गई है, ठीक है। और वो मरी क्यों थी उसका भी एक रीज़न था, ठीक है। उसने कहा मेरी बीवी मर गई है, प्लीज़ तुम ट्राई करना कि तुम वो फ़ोटो ना देखो, ठीक है। अब मिस्टर एल को थोड़ा डर लगने लगा, तो उसने कहा यार सच में हो सकता है, मुझे फ़ोटो नहीं देखनी चाहिए। पर तभी उसी इंस्टेंट में जैसे उसने वो मेल पढ़ा, उसे एक अनोनिमस ईमेल आईडी से एक मेल आया, उसमें अटैचमेंट भी थी। उसने कहा जस्ट, और जो वर्ड्स उसमें ये थे, जस्ट सर्कुलेटिंग, जस्ट टेलिंग द वर्ड्स, जस्ट सर्कुलेटिंग द वर्ड, जस्ट एक्सप्लेनिंग द वर्ड्स, ठीक है, कि मैं आगे इस बारे में बताना चाह रहा हूँ, इतना ही था। और एक अटैचमेंट थी उसमें। अब मिस्टर एल डर गया, उसने कहा मैं खोलूँ ना खोलूँ इसको, क्या करूँ मैं, ना मेरी ज़िंदगी भी दाव पे है। तो उसके दिमाग में ये भी क्वेश्चन था कि क्या मैं मैरी जैसे दूसरे लोगों को, हाँ ये बात भी थी उसमें कि अगर तुम वो फ़ोटो किसी और को दिखा दो तो अगर जो तुम पे कर्स लगा हुआ है ना वो किसी और पे शिफ्ट हो जाता था। हाँ, तो वो फ़ोटो देखने के बाद, जैसे मान लो मैंने वो फ़ोटो देखी, मैंने तुम्हें दिखा दी, तो अगर मैं पागल भी हो रहा हूँ, मैं मरने वाला हूँ, तो बेसिकली मेरे से हट के तुम पे आ जाएगा, ठीक है। तो उसने बोला कि अगर मैं फ़ोटो देख भी लूँ तो या तो मैं एक पागल हो जाऊँगा, या फिर दूसरी चीज़ ये थी कि क्या मेरे में इतनी शक्ति होगी, क्या मेरे अंदर इतना विल पावर होगी कि मैं किसी दूसरे आदमी की लाइफ ख़राब कर सकूँ, ये सोचा था वो। तो फिर उसने लास्ट में डिसाइड ये करा कि नहीं, मुझे smile.jpg नहीं देखना चाहिए, और उसने वो ईमेल बंद कर दिया। लेकिन अगर तुम लोगों को smile.jpg की फ़ोटो देखनी है तो ये है, ठीक है भाई क्यों देखो क्यों पागल करवा रहे हो भाई, लोगों मैंने को? बहुत देर तक देखी है। मैं इस वीडियो पे ना कम से कम 1 महीने से काम कर रहा था, 1 घंटे की वीडियो, 1 महीने से काम कर रहा था मैं। परेशान हो जाएंगे लोग, ये कमेंट करेंगे फिर दबा के, भाई यार हमें क्यों दिखा दिया, हमें क्यों दिखा दिया। देखो तुम लोग भी देखो। इससे होना कुछ है नहीं, ये तो बस एक चलो उस टाइम पे चल रहा था ये ट्रेंड, ये चला होगा। पर ठीक ये है। भी हो सकता है ये असली फोटो ही ना हो। ये भी है, लेकिन इसमें एक चीज़ स्पेसिफिकली है। अभी तुम लोग फोटो देख रहे होंगे ना, यहाँ पे होगी वो फोटो, तुम्हें दिख रहा होगा कि लेफ्ट साइड में इसमें एक हाथ है। अब उस हाथ की मिस्ट्री क्या है ये किसी को भी नहीं पता है, और क्योंकि वो हाथ असली है। बेसिकली एक कुत्ते की फोटो है ये, जो कि स्माइल कर रहा है बहुत ज़्यादा क्रीपीली। लेकिन होता है ना, कुत्ते जीभ लटका के बैठे रहते हैं तो उनके दांत दिखते हैं, तो वैसी फोटो है, बहुत ही ज़्यादा डार्क है, बहुत ही ज़्यादा डार्क। और जिसने ये फोटो ली होगी उसका सब्जेक्ट से कैमरा बहुत ज़्यादा पास होगा, इसलिए सिर्फ कुत्ता लाइट में है, जो डॉग है सिर्फ वो लाइट में, और पीछे का बैकग्राउंड डार्क है। होता ही है ऐसे, हम फ्लैश से कैमरा खींचते हैं, फ्लैश से फोटो खींचते हैं, सब्जेक्ट जो पास होगा वो होगा, और बड़ा रूम होता है तो पीछे का एनवायरनमेंट डार्क हो जाता है। लेकिन पीछे इसमें जो हाथ है, वो हाथ किसका है, वो अभी असली मिस्ट्री है। तो उसका कुछ खुलासा नहीं हुआ। तो अगर तुम लोग को, अगेन पहले ये रही फोटो देखो, अगर तुम लोगों को पता चलता है कि ये हाथ किसका है तो मुझे भी भाई बताओ। ढूंढो अगर कोई फोटो को देखता है ना वो मर जाता है, ये लो फोटो, ये रही फोटो, देखो भाई तुम अपना देखो। मैंने देखी तो तुम लोग भी देखो यार, सच में। पर टेंशन मत लेना, कुछ नहीं होने वाला। हाँ, भाई ने देखी है, वो जिंदा बैठे हैं और बिल्कुल अभी तक सही तो हालत में। जब तक आप देखोगे हमने भी देख ली होगी, तो कोई टेंशन नहीं। अभी तक तो जिंदा हूँ तो देखते हैं आगे क्या होता भाई कितने टाइम पहले देखी थी? है। एक महीना, 1 महीना। 1 महीना तो हो गया। हो सकता है लेट होता हो इसका सर। हो सकता है यार। तुम लोगों ने मूवीज़ देखी है ना वो वाली जिसमें ये होता है यार, अब हम हॉरर की बात कर रहे तो, जिसमें एक वीडियो क्लिप दिखा के ये सेम चीज़ होती है। मेरे को लगता है ये मूवी ही वहीं से आई है, smile.jpg से। अच्छा, जिसमें उसमें ना वो एक क्लिप दिखाते हैं किसी को भी, जिसने वो क्लिप देखी वो अपना सर फोड़ता है फिर कुछ दिनों बाद, और उस पूरे पीरियड में, उस एक हफ्ते में उसे क्रीपीली चीज़ें दिखती है। मेरे ख्याल से ये मूवी का ओरिजिन ही यहाँ से हुआ है, smile.jpg से। क्रीपी पास्ता से बहुत सारी मूवीज़ आई हैं, बहुत सारी यार। एक स्लेंडर मैन होगा, तुमने अगर कभी सुना होगा, नहीं तो तुम्हारी ऑडियंस ने पक्का सुना होगा, तुम लोग तो हॉरर सुनते हो ना, तो तुम लोगों ने पक्का सुना होगा, एक स्लेंडर मैन था। तो स्लेंडर मैन की भी पे बहुत सारी मूवीज़ बनी हैं। फिर क्लोवर पे भी बहुत सारी मूवीज़ बनी हैं। एक बोलते हैं करेज द कावरली डॉग शो, उसके बारे में सुना, वो जो पागल से कुत्ता था, उसके बारे में बहुत सारी पिंक theories कलर हैं। का। हाँ बस वही, उस पर भी बहुत सारे। तो वहाँ से बहुत सारे जो ये हॉरर वाले हैं एक दूसरे से बहुत ज़्यादा इंस्पायर होते हैं, स्पेशली क्रीपी पास्ता से बहुत ही ज़्यादा एक वो इंस्पायर। भी था जो सपने में आता है, वो दिखता है, क्या नाम था उसका? एक दिस मैन है, दिस मैन। दिस मैन का था कि भाई जब तुम सोओगे तो वो आपकी ड्रीम में आता है, और वो शक्ल आपकी ड्रीम में आती है ऐसी अचानक। मतलब आपने कभी देखा भी नहीं? मतलब क्या होता था, एक स्माइलिंग आदमी था, दिस मैन उसका नाम है, ये भी ऐसे इंटरनेट लेजेंड है। वो लोगों के सपने में आता था, तो किसी ने ना एक बार ऐसे इंटरनेट पे ढूंढा कि कौन है, क्या है ये, क्या चीज़ है, तो एक फ़ोटो आई वही जो सपने में आती थी, और उसके नीचे कई लोगों ने लिखा होता कि हाँ ये मेरे सपने में भी आता है, ये मेरे सपने में भी आता है, ये मेरे सपने में भी आता है। तो वो बस सपने में आ जाता है रैंडमली। सर्बियन लेडी जैसा
सर्बियन लेडी नहीं सभी वो तो तो फिजिकली दिखती वहाँ है, थी, नाचती दिखती है, वो सपने में आता है। पर ये कलेक्टिवली लोगों को दिख रहा था सब। हाँ, और इसके बारे में इंटरनेट पे बहुत कुछ है। अपने में देखने के बाद वही होता है, उन लोगों के साथ कुछ क्रीपी चीजें हो रही इसकी भी हैं। फोटो क्रीपी सी है, टकला सा आदमी है, हंस रहा है वो भी। कोई बात नहीं यार, एक हफ्ता तो मुझे इस पे भी आ जाएगी, 1 घंटे की वीडियो, ठीक है, चिंता की बात नहीं है कोई यार। इस पे रिसर्च करो जरा। दोनों का असर हो जाएगा एक साथ। दोनों को दोनों की फोटो दिखा देते हैं आमने हमारे सामने। पॉडकास्ट में एक बंदे ने एक स्टोरी नरेट की थी, उसने ये बोला था जो ये स्टोरी सुनता है ना तो उसको ऐसी हॉन्टेड आवाज़ें आती हैं रात को, तो वो स्टोरी भी सुन लेना, आपको वो भी आने लग जाएंगी फिर। मेरे साथ ऑलरेडी ये हो रहा है यार। अगर मैं जनरली बोलूँ ना तुम्हें, जैसे देखो जो तुम लोग व्यूअर्स हो, तुम लोग मतलब बेसिकली हमारी स्टोरीज तो सुनते हो, तो तुम्हें बैक एंड में नहीं पता होता कि क्या चल रहा होता है। तो ये जो तीनों हैं ना भाई जी, ये बहुत बिजी हैं, सच में ये बहुत बिजी आदमी है, ठीक है। लेकिन अपने आप को कैसे सही रख रहे हैं, जितना मुझे लगता है अभी तुम लोग को देख के कि तुम तीन हो, तो तुम 3 पिलर हो, एक दूसरे से बात कर लेते होंगे, अपनी फैमिली से बात करते होते हैं। मेरे साथ ऐसा कुछ सीन नहीं है। मेरे साथ ये हो रहा है कि मैं जितना ज़्यादा ट्रू क्राइम पॉडकास्ट बना रहा हूँ, जितना ज़्यादा पढ़ रहा हूँ, जितना ज़्यादा खून देखता हूँ ना मैं, मेरा मेंटल थोड़ा क्रेजी सा हो रहा है। जो ये नूर वाला जब केस मैंने पढ़ा था, मैं इतना घुस गया था उसमें यार, इतना घुस गया था, मेरे को रात में सपने नूर के आ रहे थे यार, कि नूर के साथ मैं कूद रहा हूँ नीचे। सच में मेरे साथ ऐसा बहुत बार होने लग गया। भाई पता चल रहा था क्योंकि जिस हिसाब से बता रहे थे। थोड़े ओपन अप हो जाओ अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के हाँ साथ। नहीं, मैंने दोस्तों को तो हमें कर दो मैसेज। हमें कर सकते हो हाँ भाई, कोई लोड नहीं भाई है। तुम यहाँ आके हमारे साथ बताया करो, सारे लोगों पे स्ट्रेस बढ़ जाएगा तो आप पे थोड़ा कम हो जाएगा। भाई जो फेलो क्रिएटर्स हैं आपके, जैसे आप बता रहे फिंग से बातचीत है आपकी, हमसे बातचीत है, करो अपना। फिंग भाई भी यही कह रहे थे यार कि मैं रिसर्च में बहुत ज्यादा ही घुस जाता हूँ, तो वो थोड़ा इफेक्ट करता है, बट इतना लोड भी मत लिया आप करो बताना कुछ, हम बताएंगे अपनी। बिल्कुल बिल्कुल। पर ट्रू क्राइम में मैंने बहुत बार देखा है चीज़। एक बार जैसे मैं घुस जाता हूँ ना, एक तो दिक्कत ये है कि फिर मैं बैठे रहता हूँ। जब अगर मैं सुबह से बैठा किसी केस के बारे में पढ़ने के लिए, तो फिर होता है ना कि आदमी जिटर करता है, मैं जिटर भी नहीं करता, मैं बैठ गया तो बैठ गया, और फिर वो इतना सर में हावी हो जाता है वो केस कि जब तक वीडियो रिलीज़ नहीं हुई, जब तक फोल्डर डिलीट नहीं करा, तब तक वो दिमाग में घूमता ही रहता है। भाई ऐसा मेरे साथ होता, वो एक जो नेटफ्लिक्स वेब सीरीज आई थी बुरारी केस, भाई हफ्ते तक दिमाग में रहा था वो, खतरनाक भाई थी ना वो कि यार यार। वो क्या सीन हुआ है भाई। और विजुअल्स आते थे कि भाई क्यों देख ली वेब सीरीज, फिर मैं सोचता था, फिर मैं वैसी वेब सीरीज देखनी छोड़ दी भाई। अरे देखो यार। क्यों अपने आप को भाई टॉर्चर करना है। नहीं भाई, मेरा काम क्यों बंद कर रहा है यार, मेरी वीडियो से देख लो, ठीक है। लेकिन बुरारी बहुत खतरनाक था, सच में बहुत खतरनाक था वो। उसमें वो जो एक अलग लेवल केस है भाई, मतलब उस बारे में अगर बंदा सोचे ना, अगर ये मान के चले कि 99% वो बंदा साइको हो गया था, तो चलो ठीक है। अगर 1% ये माने जो वो कर रहा था, कि सत्य क्या वो एक्चुअली में अपने फादर से बात कर पा रहा था और जो उसने बोला वो सच है, तो ये कितना सही क्रेजी है यार। अगर वो सत्य है जो वो सोच रहा था, तो उसके हिसाब से तो बहुत सारे एविडेंसेस हैं उनके लिए कि ये भी हो रहा था, ये भी था, 7 पाइप भी थे, 7 रेलिंग, सॉरी 11 पाइप भी थे, 11 रेलिंग भी थे, है ना। उसमें बहुत सारे एविडेंस है, लेकिन फिर वही है, साइंस है ना, साइंस नहीं मानती। मतलब ये कोई सच प्रूव नहीं कर सकता फिर कि हाँ उसके फादर से उस रेलम पे बात हो रही थी, वो एक स्पिरिट से बात कर रहा था, वो लिख भी रहा था और वो फिर कन्वे कर रहा था अपने फादर की बातें, ऐसे ऐसे करो। और हवन की चीजें भी थी ऊपर की, भाई हवन हो रहा प्रॉपर जैसे उसमें लाइक जेन्युइनली मेरे को बोला नहीं चाहिए अगेन, क्योंकि मैं ट्रू क्राइम वाला हूँ ना, तो मुझे फैक्ट्स की बात करनी चाहिए। लेकिन अगर कोई केस हैं जिनमें मैं सोचता हूँ कि यार शायद जो आदमी था वो हो सकता है कि उसका कुछ कनेक्शन होगा ईवल स्पिरिट से, तो एक वो यही केस है वो बुराड़ी का, जिसमें मेरे को लगता है कि हो सकता है कि उसका ईवल स्पिरिट से क्योंकि कनेक्शन ही इतने सारे हैं ना भाई। उसकी नोटबुक से लेके, उनकी बेटियों की डेट ऑफ बर्थ से लेके, शादी के उससे लेके, उनकी रेलिंग से लेके, उनके घर से लेके, हर एक चीज़ में इतने सारे कनेक्शन हैं कि सोचने वाली बात है कि इतने सारे कनेक्शन भी कहाँ से आए भाई। सोचता ही रह जाए बंदा सच एक में बार भाई, अगर। बहुत ही ज़्यादा, इसीलिए। चलो कोई नहीं भाई, आप ज़्यादा टेंशन मत लिया करो यार, थोड़ा चिलविल का। आप हमारे पुराने कॉमेडी स्केचेस देख लिया करो, बीच में आपको अच्छा ब्रेक मिल जाएगा। इंस्टा पे भी डालते हैं हम भाई, अभी भी थोड़ी कॉमेडी करते हैं हल्की फुल्की, वो भी देख सकते हो, लाइट हो जाएगा मूड। रियल में हाँ, रियलिट इंस्टा पे, तो आप देख सकते हो कुछ। उसके अलावा आप कुछ कंटेंट आप क्या देखते हो पर्सनली? यार मैं बेसिकली मैं देखता हूँ 2-3 घंटे वाली वीडियो यार। जैसे अगर मैं तुम्हें अभी अपना यूट्यूब दिखाऊँ, देखो हाँ, जो मैं रीसेंट वीडियो देख रहा हूँ वो भी ऐसी होगी कि किसी बारे में एनालाइज। ये देखो, एक तो तुम्हारी वीडियो है, ठीक है, रियल हिट प्रमोशन बाय द वे, गाइस सब्सक्राइब। ये भाई ने आने से पहले देखा है कि ये करते क्या है, देख तो ये लूं 3 जरा, लौंडे हैं इनका क्या? क्या है नहीं सिस्टम। मैंने पहले सुना है तुम्हारा पॉडकास्ट, लेकिन मैं इसमें एला थी ना यार, एंड आई लव एला यार, तो मैं उसका थोड़ा सुन रहा था कि क्या बोल रही थी। लेकिन ये देखो,
मेरा सच में ऐसे रहती है। 1 घंटे वाली अपनी वीडियो देखी मैंने ना, ये फिर गेम एनालिसिस वगैरह वगैरह। मैं खिचड़ी देख रहे हैं भाई। और खिचड़ी कॉमेडी है भाई, खिचड़ी भाई मैंने कॉमेडी आपके है। कमेंट भी देखे थे एक वीडियो पे, लोग एसआर के कमेंट करते हैं, वो ऐसा परेशान करते हैं क्या लोग आपको? एसआर के वाला देखो भाई, आप बोल रहे हैं तो कुछ होगा ही, मेरे को तो नहीं दिखता भाई। तुम्हें लग रहा है कि मैं एसआर के जैसा दिख रहा हूँ? भाई हेयर स्टाइल थोड़ा वैसा है। SRK तो नहीं यार। हाँ बस भाई, एसआर के तो भाई भगवान है। जिस दिन मैं एसआर के से मिल गया ना, मैं सच में रो दूंगा, मुझे पता है ये चीज़, लेकिन सच में आई डोंट कंपेयर। भाई असली लेजेंड तो वो है, SRK ये ना भाई? इंटरनेट लेजेंड तो पता नहीं ये क्या चल रहा है। भाई SRK इज लिटरली द ओनली स्टार लेफ्ट इन बॉलीवुड। भाई उनको भी नहीं भूल सकते, किनको? सलमान भाई को। सलमान भाई मत बोलो यार। सलमान भाई से तो मैं डरता हूँ भाई, बहुत ज़्यादा भाई। सलमान भाई के जो फैंस भी होते हैं ना, आई लव हिम, उस बारे में बात मत करो, लेकिन भाई सच में। ऑल राइट भाई, मज़ा आ गया भाई आपके साथ बैठ के। और थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी फर्स्ट ऑफ ऑल। ओह बाय द वे गाइस, दिस इज जो SRP की ऑडियंस है, दिस इज माय फर्स्ट एवर पॉडकास्ट। तो मैंने अपनी फर्स्ट एवर पॉडकास्ट का जो वो है वो यहीं से तोड़ा है, रियलिटी। भाई हम चाहते हैं बहुत कि ही बड़ी यही- बात यही कर पे ले हो भाई पहला। बहुत ही बड़ी बात थी ये। यही चैनल आपके लिए मोस्ट सूटेबल था। सही बात है, सही बात है। और हम चाहते हैं आगे भी रहे। हाँ, और बेस्ट चीज़ जो इन लोगों ने मेरे लिए करी है गाइस, वो है कि चाय। हाँ और कुछ नहीं मांगा मैंने, सिर्फ चाय मांगी थी। तो SRP वालों को पता ही होगा मैं चाय का कितना बड़ा वो फैन फैनेटिक। भाई जब भी आप आओगे बुकिंग हो गई है आपकी, एक चाय डन बनी हुई एक चाय डन है मिलेगी ना? आपको। सही है, चाय सही है। अरे सही है, वो सही है भाई। अब फिर से पिएगा, अब देखेगा कैसी कि है वो आप ऑफ कैमरा बताना, हम पॉडकास्ट को करते हैं खत्म ताकि भाई आराम से चाय पी पाए। और अगर आपको इस पॉडकास्ट में मज़ा आया तो भाई शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ऐसे ही और मज़ेदार पॉडकास्ट आते रहेंगे। SRP चैनल पे जाकर आप सब्सक्राइब कीजिए। और ये तो बस टीज़र था, वहाँ पर तो रेगुलर वीडियोज़ आती हैं, बड़ी बड़ी डिटेल्ड वीडियोज़ आती हैं। तो आप जाकर भाई के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करिए, भाई का इंस्टाग्राम यहाँ स्क्रीन पे आ रहा था। यूट्यूब चैनल का गोल बटन यहाँ है, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, जाकर सपोर्ट दिखाइए, प्यार दीजिए। और हम मिलते हैं आपसे नए पॉडकास्ट के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। चलो जी, बाय बाय, जय श्री राम। बाय।